देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया स्क्रीन शेयर में। यस मैम। ऐसा देखो हम लोग का जो है एडिशनल क्वेश्चन बैंक ये बाकी है 1 से 15। ठीक है, ये कंप्लीट होने के बाद देखेंगे, अगर टाइम आज बचता है तो एप्लीकेशन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी वो करेंगे। वो करने से ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो एडिशनल क्वेश्चन बैंक जो है इसमें हमारा सारा क्वेश्चन मिक्स्ड है, मतलब तुम लोग को सिंपल इंटरेस्ट भी मिल सकता है, कंपाउंड। देखो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन नॉर्मली बहुत कम आता है। ठीक है, क्योंकि समझ सकते हो कि वो उतना मुश्किल नहीं होता है, आने से भी उसमें अलग टाइप का क्वेश्चन आता है, वैसे डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जैसे कि डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, फिर कितने टाइम में हुआ, ये सब। गुड इवनिंग साहिल। गुड इवनिंग साहिल। अच्छा देखो, बोल रहा है पहला क्वेश्चन, तुम लोग बताओ ये किसका है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट है कि एन्युटी है, क्या है। देखो बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट। ये तो बता ही दिया क्या है, बोलोगे क्या, बोल ही दिया है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है। अच्छा बोलो क्या माइनस क्या होगा, कंपाउंड या सिंपल या कंपाउंड, कौन सा माइनस होगा। हाँ, क्योंकि ये क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, कितना करके बोला है, 5% पर एनम फॉर 4 years ऑन 20,000। ठीक है, 20,000 रुपीज में। ठीक है, 20,000 रुपीज पे अगर 5% पर एनम करके इंटरेस्ट लगेगा 4 years के लिए, तो सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना होगा ये बताना है। ठीक है, तो कैलकुलेट करो, आसान है तो करके देखो क्या आंसर आ रहा है। देखो क्या आंसर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अच्छा पहले क्या निकालो है, कोई भी निकाल लो, हमें क्या कैलकुलेट करने बोला है, कंपाउंड माइनस सिंपल इक्वल टू कितना होगा, ये तो फाइंड आउट करने बोला है। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, बोलो। ए ए ए बेस करता हूँ। गुड इवनिंग सतुन जी। ए इक्वल टू कितना होता है, पी इंटू 1 + i होल टू दी पावर n। ठीक है, अच्छा यहाँ पर p कितना है बोलिए, 20,000। अच्छा, और i कितना है, 5%। डायरेक्ट 5% लग जाएगा या फिर इसको कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा। डायरेक्ट 5%, क्यों डायरेक्ट 5% लगेगा, क्योंकि हमने बोला है पर एनम करके मिलेगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पर कितना लिखेंगे, और ए नंबर ऑफ कन्वर्जन कितना होगा बोलो, अगर साल में एक बार करके इंटरेस्ट मिलता है तो 4 साल में 4। ठीक है, अच्छा अब इसका आंसर निकाल, तो कैसे निकालना है, 5/100 कैलकुलेटर से ही करना पड़ेगा। ठीक है, +1 कितना बार मल्टीप्लाई करोगे, 4 टाइम्स, 2 3 4 इंटू कितना हो जाएगा 20,000। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 24,310.125। ठीक है, क्या इससे हमारा काम होगा, नहीं। अभी क्या निकालना पड़ेगा इसका इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। बोलो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, निकालो देखो कितना होता है। गुड इवनिंग शुभ। गुड इवनिंग मैम। 20,000 बोलो कितना होगा माइनस करने से, 4310.125 टू लिखे नीचे, ये भी लिख ले रहे। ठीक है, अच्छा और सिंपल इंटरेस्ट निकालो, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालोगे बोलो, याद है फॉर्मूला, पी पी 20,000 आर 5%, 80 कितना होगा देखो, 20,000 इंटू 5% इंटू 4,000। ठीक है, अच्छा तो इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, निकालो। कंपाउंड माइनस सिंपल करो, ये तो कैलकुलेटर, ये तो आसान है क्वेश्चन। 4310.125 माइनस 4,000 कितना, 310.125। ठीक है, ये तो एकदम आसान सा सवाल है, ऐसा अगर आ जाए तो फिर अच्छा ही है, आसान है। बोलो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन
डी है ना, मतलब देखो ना ये 4 ऑप्शन में से कौन सा मैच हो रहा है, वही होगा एग्जैक्ट। तो देखो अगर 0.125 हटा दोगे तो एग्जैक्ट ही आंसर मिल जाएगा ना। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मुझे बताओ पहले कि क्वेश्चन कौन से कंसेप्ट पे है। जैसे बोल रहा है द कंपाउंड इंटरेस्ट, तो पता चल रहा है कंपाउंडिंग वाला तो बात है, ऑन हाफ ईयरली रेस्ट ऑन 10,000 द रेट फॉर फर्स्ट सेकेंड ईयर 6% एंड फॉर द थर्ड ईयर 9% पर एनम। बोल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट कैसे दिया जाता है, हाफ ईयरली, ठीक है, कितने अमाउंट पे। अच्छा बोलो, अगर इंटरेस्ट हाफ ईयरली दिया जाता है तो साल में कितना बार दिया जाएगा, 2 बार, ठीक है, साल में 2 बार इंटरेस्ट दिया जाएगा। 10,000 रुपीज पे देना है, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में कितना मिलेगा, 6%। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में बोला है 6%, इसका मतलब कितना कितना करके मिलेगा, क्या 6% ही मिलेगा या कुछ और होना चाहिए, 3%। देखो फर्स्ट ईयर और हम लोग का सेकेंड ईयर में बोला है 6%, पूरे साल में 6%, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसका बाइफर्केशन कैसे करना पड़ेगा, 3% कितना 6 मंथ्स में, फिर आफ्टर 6 मंथ्स कितना हो जाएगा 3%, फिर यहाँ पर 3% ये 6 मंथ्स, फिर यहाँ पर 6 मंथ्स में 3%। अच्छा उसके बाद बोला है एंड फॉर द थर्ड ईयर 9% पर एनम, तो थर्ड ईयर में कैसे मिलेगा, बोला है थर्ड ईयर में 9% पर एनम, 9% ही मिलेगा, 9% पर एनम, तो मिलेगा भी 9%, क्योंकि देखो देने नहीं, यहाँ पर हर बारी तो हाफ ईयरली होता है ना। क्वेश्चन तो पूरा इससे ऐसे यहाँ तक पूरा एडेड है, मतलब ये लाइन तो इसी के साथ ही है ना। ये देखो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर 6% एंड थर्ड ईयर 9% पर एनम करके दिया जाएगा, मतलब ये टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन दिया कैसे जाएगा, हाफ ईयरली। तो ये 9 का भी क्या करना पड़ेगा बोलो, 4.5, 9 का भी हमारा 4.5 होना चाहिए। अब देखो कितना होगा कैलकुलेट करके, 4.5%, ठीक है, 4.5% करके होना चाहिए। अच्छा हम लोग को पूछा क्या है क्वेश्चन में, बोलो तो निकालना क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, पहले क्या निकालोगे, अमाउंट, फिर पी से उसको क्या करोगे, लेस पी कितना है 10,000, तो ए निकालो। ए कैसे निकालोगे, यहाँ पर ए निकालोगे कैसे, क्योंकि अलग अलग रेट है, तो बोलो कैसे करके निकालो। देखो पहले जो भी पैसा इन्वेस्ट होगा, कितना इन्वेस्ट हो रहा है 10,000, उस पे इस तरीके से इंटरेस्ट मिल जाएगा। उसके बाद ये जो रेट है, क्योंकि हम लोग एक बार लिख के क्या कर सकते हैं इसे, बोलो, मतलब हम ये बोल रहे हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिया ऐसे, ठीक है, a इक्वल टू पी इंटू 1 + i होल टू दी पावर n। मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे a निकालना है, मैं a निकालेंगे, p मेरा दिया हुआ है कितना 10,000, ठीक है। अब इसको 1 लिखेंगे, i मेरा कितना करके आया 3%, एडजस्ट करने के बाद कितना आया 3, लेकिन इधर कितना आया 4.5। तो दोनों चीज को एक बार में कैसे अप्लाई करें, क्या दोनों चीज को एक बार में अप्लाई कर सकते हैं, नहीं, तो फिर क्या करना पड़ेगा, अलग से करेंगे। लेकिन देखो ना कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट क्या होता है कि मान लो मैंने यहाँ 100 रुपए दिया, ठीक है, फिर ये 3% इंटरेस्ट में कुछ एक अमाउंट होगा, फिर उस अमाउंट पे 3% मिलेगा, फिर उस अमाउंट पे 3%, फिर उस अमाउंट पे 3%, यानी हम लोग यहाँ तक एक ही जैसा क्योंकि वैल्यू है निकाल सकते हैं। फिर हम लोग को 4.5% कितने वैल्यू पे लगाना पड़ेगा, क्या 10,000 पे लगाना पड़ेगा या ये जो वैल्यू आएगा इस पे लगाना पड़ेगा, ये जो वैल्यू आएगा इस पे लगाना पड़ेगा। इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि क्या होगा, नॉर्मली अगर ध्यान नहीं दोगे तो तुम लोग क्या करोगे बोलो तो, पहले 10,000 से यहां तक निकाल लोगे, फिर 10,000 के ऊपर इसको कैलकुलेट करने लगोगे, जो कि गलत है, ठीक है। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी हमारा किस पे नहीं लगता है, प्रिंसिपल अमाउंट पे थोड़ी ना, एक बार प्रिंसिपल पे लगेगा, बाकी आगे जाके कैसे लगेगा, कंपाउंडिंग वैल्यू पे, ठीक है। तो पहले इसको तुम लोग को निकालना है यहां तक का, यहां तक का निकालना है, कैसे करेंगे 3% वाले हिसाब से। तो 3% अगर लिखेंगे यहाँ पर तो मुझे बोलो एन कितना होगा, कितना बार कन्वर्जन 4। ये तो देखो ना यहाँ दिख रहा है 1 2 3 4, अगर साल में 2 बार मिलेगा तो 2 साल में कितना बार मिलेगा 4 बार, निकालो कितना होगा 3 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, 4 बार 2 3 4 इंटू 10,000 कितना आ गया 11
मतलब 11,255.0881। मैंने एक बार पूरा ही लिख लिया ताकि आंसर मैच करने में आसानी हो, ठीक है। बाकी चाहो तो 0.0881 इग्नोर कर सकते हो, एक बार हम पूरा ले लेते क्योंकि कैलकुलेटर पे तो करना है, इतना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को फिर से ए निकालना है। देखो यहाँ तक का ए हम लोगों ने निकाल लिया, मतलब अभी आंसर क्या आया, 10,000 इन्वेस्ट करके आफ्टर 2 years ये अमाउंट बन गया है 11,255.0881। अगर इसके बाद इस इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट रेट 9% पर एनम बेसिस पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली मिलने लगा, तो इसमें भी अगर हम यही फॉर्मूला लगा लेते हैं तो मेरा यहाँ पर पी कितना होना चाहिए, यही मैंने समझाया। बोलो पी कितना होना चाहिए, 10,000 तो नहीं होना चाहिए क्योंकि इसी का कंटिन्यूएशन चल रहा है, तो मेरा कितना होना चाहिए 11,255.0881 1 प्लस आई। अब बोलो यहाँ आई कितना हो, 4.5%, और इन निकालो कितना होता है, 4.5 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 इंटू इक्वल टू इंटू 11,255.0881। अच्छा देखो कितना आया, 12,290.837। ये इतना ही ले रहे हैं, ठीक है। हम लोग को निकालने बोला था कंपाउंड इंटरेस्ट, तो बोलो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे। ये है टोटल अमाउंट आफ्टर 3 years, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, माइनस कितना करना पड़ेगा बोलो, 10,000, तो कितना हो जाएगा बोलो, कितना होगा, माइनस करो 229, हाँ 83। देखते हैं ऑप्शन, देखो 229, बोलो कौन सा ऑप्शन से मैच होगा। ये तो 220 है, ये तो नहीं होगा। कितना आया है 2290, हाँ हाँ नन ऑफ दिस होगा। देखो 2290 है, देखो ये तो 2200, ये तो काफी दूर है क्योंकि 2200 का मतलब तो 90 रुपीज का गैप, इतना हम लोग नहीं ले सकते। ये 87 है, ये 85 है, तो मुझे क्या लेना चाहिए नन ऑफ दिस, क्योंकि बहुत ज्यादा नियरेस्ट तो नहीं है ना, 3 रुपए 5 रुपए का गैप है। पहले हम लोग जो लेते थे उसमें कितने का गैप होता था, पॉइंट समथिंग। तो फिर इसमें हमें क्या, ये देख के ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि 87 और 90, यहाँ पर 3 रुपीज हो जा रहा है, ठीक है। तो फिर हमें कितना लेना चाहिए, नन ऑफ दिस लेना चाहिए, ठीक है। बाकी किसी क्वेश्चन में तुम लोग देख सकते हो जहां पर मैंने नन ऑफ दिस का अवॉइड करने बोला है, नियरेस्ट आंसर लेने बोला है, उसमें इतना गैप नहीं था, 3 रुपए 4 रुपए का गैप नहीं था, ठीक है। इसीलिए हम लोग का ये डी नन ऑफ दिस होना चाहिए, ठीक है। अच्छा फिर थर्ड नंबर का देखो, बोल रहा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 due in 2 years at 5% per annum compound interest when the interest is paid on yearly basis। अगर हम लोग इंटरेस्ट ईयरली बेसिस पे हमें मिल रहा है, हमें निकालना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 ड्यू इन 2 years, मतलब बोल सकते हो ड्यू इन 2 years का मतलब 10,000 रुपए क्या अभी मिल रहा है, फ्यूचर में मिल रहा है, हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, ड्यू इन 2 years, ये पढ़ के ही तो समझना पड़ेगा इस इंग्लिश का मतलब क्या, ड्यू मतलब क्या, हाँ फ्यूचर में मिलेगा। ड्यू इन 2 years का मतलब क्या, मुझे ये पैसा फ्यूचर में मिलेगा, कितना मिलेगा 10,000, कितने दिन बाद मिलेगा 2 years बाद मिलेगा, ठीक है। तो पहले तो क्वेश्चन में ये समझो कि हमें बोला क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना नंबर है, थर्ड, ठीक है, 1 2, ठीक है। यहाँ पर 10,000 मिलेगा, ठीक है। 2 years बाद, तो मैंने 2 साल ऐसे करके बना लिया। एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन इंटरेस्ट इज पेड ईयरली। अच्छा इंटरेस्ट कितना है 5% पर एनम, इंटरेस्ट हमेशा ईयरली बता दिया जाता है, और यहाँ पेमेंट भी कैसे होगा ईयरली। पेमेंट कैसे बोला ईयरली, तो 5% कैसे मिलेगा, 5% ही मिलेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर मुझे ईयरली मिलेगा तो 5% ही मिलेगा। बोल रहा है इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है, इसका प्रेजेंट वैल्यू मतलब जो 10,000 मुझे आफ्टर 2 years मिलने वाला है उसका आज का वैल्यू कितना है। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, सिंगल कैश फ्लो का है कि एन्युटी का है, पहले तो ये आइडेंटिफाई करो। ये तो है तो कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट तो यहाँ लिखा है, तो एन्युटी में भी तो कंपाउंड इंटरेस्ट ही एप्लीकेबल होता है। लेकिन ये पैटर्न क्या एन्युटी का है कि सिंगल कैश फ्लो का है, सोच के बोलो। क्या हम लोग 10,000 मतलब जो भी पैसा डिपॉजिट, देखो कुछ एक अमाउंट देंगे तभी ना मुझे फ्यूचर में 10,000 मिलेगा, तो ये अमाउंट क्या हम बार बार दे रहे हैं, ऐसा बोला हुआ है,
नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं बोला है। तो इसका मतलब कुछ एक अमाउंट देंगे जो आगे जाके 5% इंटरेस्ट के साथ कितना बन जाएगा, 10,000। तो ये क्या है, नॉर्मल क्वेश्चन है। मतलब ये वाला a इक्वल टू p इंटू 1 + i होल टू दी पावर n, मतलब सिंगल कैश फ्लो का है, जहां पर a को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूचर वैल्यू, और p को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू। यही हम लोग को आइडेंटिफाई करना है। तो फ्यूचर वैल्यू है 10,000 और प्रेजेंट वैल्यू कितना है वही फाइंड आउट करना है। 1 1 रहेगा, i 5% हो जाएगा, n कितना होगा, बोलो कितना बार कन्वर्जन हो रहा है, 2 बार, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू कितना हो जाएगा ये फाइंड आउट करना है। तो 5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, 1.05, ठीक है, 1.05 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा कितना हो रहा है, 10,000 डिवाइडेड बाई 1.1025, देखो कितना आता है, 9070.29, ऐसा आ रहा है, 9070.29 इतना आएगा। देखो ये प्रेजेंट वैल्यू हो गया। मतलब आज अगर हम लोग इतना पैसा रखेंगे तो 5% इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे फ्यूचर में आफ्टर 2 इयर्स हमें कितना मिल जाएगा, 10,000 मिल जाएगा। अब देखो कौन से ऑप्शन के साथ जा रहा है, 9070, ये देखो इसके साथ एग्जैक्टली जा रहा है। तो यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है, ऑप्शन ए का आंसर हो जाएगा, यहाँ एग्जैक्टली दिख रहा है। ठीक है, अच्छा अब 4th नंबर देखो क्या बोला है, बोल रहा है द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000, फिर से वैसा ही दिया है, देखो ड्यू इन 2 इयर्स एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो यहां से यहां तक क्वेश्चन एकदम सेम है, व्हेन द इंटरेस्ट इज पेड, बस यहाँ पर ये चेंजेस दिखेगा तुमको, है ना। पूरे क्वेश्चन में चेंजेस क्या है, यहाँ 5% कैसे दिया जाएगा, हाँ मतलब 2.5%, 2.5%, 5% एक बार में नहीं दिया जाएगा, 2.5 6 मंथ्स, आफ्टर दैट 2.5 6 मंथ्स, बस इतना सा डिफरेंस है। इतने में आंसर क्या आएगा वो हमें देखना है, बाकी क्वेश्चन सेम, ठीक है। तो निकाल, देखो 5% यहाँ भी बोला तो वहां भी बोला था, लेकिन यहाँ पर पेमेंट भी ना 5% करके था, देखो पेमेंट भी 5% करके था, लेकिन यहाँ पर कैसे बोल रहा है, अच्छा। और ये देखो फ्यूचर में वही 10,000, बस तुम लोग को इसका कैलकुलेशन समझ लेना है कैसे होगा। तो मुझे यहाँ पर क्या निकालना है भाई, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + i होल टू दी पावर n, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू यहाँ भी वही सेम क्वेश्चन है, 10,000, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, 1 1 रहेगा, i कितना हो जाएगा, एडजस्टेड 2.5%, बोलो n कितना होगा, कितना बार हमें इंटरेस्ट मिलता है वही n होता है। ये देखो देखने से ही पता चल रहा है, फॉर्मूले का क्या जरूरत है, 4 बार इंटरेस्ट मिलेगा, साल में 2 बार होगा तो पूरे 2 साल में 4 बार हो गया। 2.5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 कर लो इंटू 234, ठीक है। अच्छा कैसे निकलेगा, 10,000 डिवाइडेड बाई ये वाला वैल्यू 1.1038, तो इसको कर लो मेमोरी प्लस, अगर कैलकुलेटर यूज कर रहे हो तो मेमोरी प्लस, और कितना हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल, हाँ 9059 ऐसे आ रहा है, 9059.50 लिख लिया। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन के साथ जा रहा है, 4th नंबर 90, देखो ये तो नहीं होगा, 59 मतलब लगभग कितना बोल सकते हैं, बोलो कितना बोले, 69 तो नहीं होगा, ठीक है। ये दोनों में से तुम लोग को क्या लगता है कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, सी होना चाहिए, क्योंकि देखो एक चीज सोच के देखो ये कितना है, ये हम लोग राउंड करके इसको 60 लिख सकते हैं, हाँ, और इसमें डिफरेंस कितने का है, 1 का है, वो भी इसीलिए आ सकता है क्योंकि देखो अगर हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पूरा वैल्यूज को लेके कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे मान लो मैंने ऐसे कर दिया 10,000 डिवाइडेड बाई 1.1038, बस 4 डिजिट से डिवाइड कर दिया, तो देखो मेरा इतना आया। अगर मान लो हम ये 38 को 39 कर देते हैं, मतलब थोड़ा राउंड ऑफ करने से पूरा चांसेस है कि मेरा 61 तक जा सकता है, क्योंकि ये उतना कुछ डिफर नहीं कर रहा है। तो अगर
ऐसा 1 रुपए का डिफरेंस दिख रहा है, वो भी इसलिए क्योंकि हो सकता है कि वहां पर जब कैलकुलेशन हो रहा है, जैसे देखो ये 4 डिजिट से डिवाइड करने से थोड़ा सा आंसर अलग आएगा, 3 डिजिट से डिवाइड, देखो नीचे का वैल्यू जितना ज्यादा होगा यहाँ ऊपर का वैल्यू कितना उतना कम होते जाएगा ना, और नीचे जितना कम वैल्यू लोगे ऊपर का वैल्यू उतना ज्यादा आएगा। तो 59 और 61 ये इतना कुछ डिफरेंस है भी नहीं, वैसे भी इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली कितना लिख सकते हैं 60। तो फिर इस केस में मुझे नन ऑफ दिस को नहीं देना चाहिए आंसर, फिर मुझे क्या देना चाहिए सी। इस क्वेश्चन में यही वाला पॉइंट याद रखने वाला है कि हम लोगों ने सी ऑप्शन क्यों लिया, ठीक है। तो हमें कौन सा ऑप्शन लेना पड़ेगा, सी लेना पड़ेगा 9061, क्योंकि इसमें हमारा ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और वैसे भी अगर हम लोग इसको कम जितना कम वैल्यू से डिवाइड करेंगे कि चांसेस उतना बढ़ जाएगा कि ये देखो देखो अब ये 1.1 से करोगे तो 99 आ रहा है, मतलब हम 3 डिजिट से करके देखें शायद नियरेस्ट आंसर आ सकता है। देखो 9066 आ रहा है, ठीक है, मतलब अगर 3 डिजिट लेगा तो कोई 66 आ जाएगा। वैसे देखो रूल्स क्या होता है, 66 आएगा तो फिर ये ऐसे लगेगा, तो इसमें क्या होगा ना कंफ्यूजन होगा। ऐसे 3 डिजिट 4 डिजिट मत करो, पूरा कैलकुलेटर में जितना अवेलेबल है उतने से करके देखो जो मेरा नियरेस्ट। अगर 1 रुपए का डिफरेंस है ना तो मुझे ऑप्शन में डिजिट वाला आंसर लेना, और अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है तब मुझे क्या लेना है, नन ऑफ दिस लेना, ठीक है। ये बात क्लियर है, ये हो गया। अच्छा अब 5th नंबर वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ठीक है, मतलब देखो मतलब कंसेप्ट सेम है लेकिन इसको करने का तरीका थोड़ा अलग होगा। देखो क्या बोला है यहाँ पर, जॉनसन लेफ्ट 1 lakh with the direction that it should be divided in such a way that his minor son Tom, Dick and Harry age 9, 12, 15 year should each receive equally after attaining the age 25 years। बोल रहा है जब इन सबका एज 25 हो जाएगा तब इन सबको 1 लाख रुपए क्या किया जाएगा, इक्वली डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो 1 लाख रुपए इक्वली डिवाइड किया जाएगा, तो नॉर्मली अगर हम लोग 1 लाख को डिवाइडेड बाई 3 करते हैं तो कितना करके मिलेगा एक एक जन को, ये वाला, ठीक है, ये होगा। लेकिन क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा हम लोग कर सकते, क्यों बताओ, क्योंकि ये 1 लाख मुझे तब सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है जब सबका एज 25 होगा। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, अगर किसी का एज 9 ईयर्स है, किसी का 12 है, किसी का 15 है, तो सबका 25 क्या एक ही टाइम में पूरा होगा, नहीं, किसी का 25 पूरा होने में कुछ टाइम लगेगा, किसी का कुछ और लगेगा। जैसे जिसका एज 9 ईयर्स है उसका सबसे ज्यादा टाइम लगेगा 25 ईयर्स तक पहुंचने का। बोलो जिसका एज आज 9 है उसका 25 जाने में कितना टाइम लगेगा, 16, ठीक है। अच्छा जिसका 12 है उसका 25 जाने में कितना, हाँ 13, और जिसका 15 है उसका 25 जाने में कितना लगेगा 10। तो लेकिन इनको बांटना तो वही 1 ही लाख है, ठीक है, उनको डिस्ट्रीब्यूट कितना करना है 1 लाख, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आने वाला। लेकिन इसको 16 साल बाद मिलेगा, इसको आफ्टर 13 ईयर्स मिलेगा, इसको आफ्टर 10 ईयर्स मिलेगा, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है 3.5%। हाउ मच ईच सन रिसीव आफ्टर गेटिंग 25 ईयर्स, मतलब हमें निकालना है कब कि सभी को 1 लाख बराबर में बांटेंगे, लेकिन कैसे बांटेंगे, जब सबका एज क्या होगा 25। मतलब ये पहले जो टॉम है उसको कितने साल बाद मिलेगा 16, जो डीक है उसे 13 और जो हैरी है उसे 10 ईयर्स। तो ऐसा कैसे कैलकुलेशन करें कि हम लोग ये निकाल ले कि सबको लेकिन इक्वली मिले, मतलब ऐसा ना हो जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी में क्या होगा, जिसका एज जितना कम है उसका 25 पहुंचने में उतना टाइम लगेगा, तो उसका तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कम होते जाएगा, सोचो। लेकिन हमें वो नहीं करना है, हमें सबको इक्वल बांटना है। तो ऐसा क्या करें कि हम लोग सबको इक्वल बांट सकते हैं, बोलो कैसे, बोलो क्या करना चाहिए, तुम लोग को क्या लगता है क्या करना चाहिए। मुझे देना है सभी को इक्वल वैल्यूएशन, मुझे कम ज्यादा किसी को नहीं देना है, लेकिन हम सबको एक टाइम में तो दे नहीं पाएंगे, और जितना टाइम जाते जाएगा वैल्यूएशन क्या होगा, वैल्यूएशन उतना कम होते जाएगा, है ना। तो फिर कैसे होगा, ये मैनेज कैसे होगा, क्या करना चाहिए, क्या लगता है। देखो हम बताते हैं, तीन तीन जन का नाम क्या है, टॉम, डी और हैरी, ठीक है। बोला नहीं ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, देखो करंट एज, ठीक है, सबका करंट एज लिखते हैं, कितना कितना है 9 ईयर्स, ठीक है, 12 ईयर्स और कितना है 15 ईयर्स, ठीक है। अच्छा 25 ईयर्स तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगेगा, तुम लोगों ने अभी बताया 16, इसको लगेगा 13 और इसको लगेगा
10 years, ठीक है। अब मान लो मुझे सबको कितना पैसा देना है, मुझे इसको भी x ही देना है, ठीक है। मुझे टॉम को जितना देना है, डिक को भी उतना ही देना है, हैरी को भी उतना ही देना है, मुझे किसी को कम अमाउंट नहीं देना है, ठीक है। तो ऐसा क्या करे कि सबको इक्वल मिले, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि सबको एक टाइम में तो मिलेगा नहीं, ठीक है। सबसे पहले मिल जाएगा हैरी को, क्योंकि वो 10 साल बाद ही उसको मिलेगा। तो मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करे कि सबको एक एक्स एक्स एक्स, अगर ये सबको मिलेगा तो इक्वल होगा, और मुझे इसका मतलब एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम वो कैसे कर सकते हैं, तो देखो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो टॉम है इसको 16 इयर्स बाद, इसको 16 इयर्स बाद कितना मिलेगा, एक्स मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ये जो डिक है इसको 12 इयर्स बाद कितना मिलेगा, एक्स मिलेगा। और ये जो हैरी है इसको 10 इयर्स बाद कितना मिलेगा, एक्स मिलेगा, ठीक है। तो क्या हम लोग इन सब का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें, तो मेरा इक्विवेलेंट हो जाएगा ना। अगर हम ये निकाल लेते हैं कि जो अमाउंट टॉम को 16 इयर्स बाद मिलेगा, ठीक है, वो अमाउंट का आज का वैल्यू कितना है, ठीक है। जो अमाउंट इसको 13 इयर्स बाद मिलेगा उसका आज का वैल्यू कितना है, क्योंकि आज का वैल्यू सबका हम बराबर निकाल सकते हैं। समझ में आया कि इसको जब हम 16 साल बाद देंगे, इसको 12 साल, इसका 10 साल, तो फिर मुझे वही अमाउंट देना है जो सभी को मतलब इक्वल देना है। तो अब वो कैसे हम निकाले, तो हम इसका क्या निकाल लेंगे, प्रेजेंट वैल्यू। मुझे आज का वैल्यू अगर पता रहेगा तो फिर मुझे ये एक्स डिस्ट्रीब्यूशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यानी मुझे सभी का क्या निकाल लेना चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। और वहां से हम एक्स निकाल लेंगे। अब देखो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला लिखते हैं। देखो हमारा ये फॉर्मूला कैसे होगा, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n। देखो ये लेकिन एन्युटी का कोई क्वेश्चन नहीं है, ये क्या एन्युटी है, ये नॉर्मल क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट का है। अच्छा, अब बोलो फ्यूचर वैल्यू सभी के केस में क्या होगा, एक्स होगा। इसके केस में प्रेजेंट वैल्यू नहीं पता, और इसका आई कितना होगा। इंटरेस्ट देखो सभी के लिए एक ही जैसा है, इंटरेस्ट कितना है, ये वाला 3.5%। कैसे दिया जाएगा, एक बार पढ़ लेते हैं। ईयरली बेसिस पे, कुछ नहीं बोला है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3.5%। अच्छा, यहाँ पर एन कितना होगा, ये टॉम के लिए एन कितना होगा बोलो, 16, क्योंकि इसका मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालना है 16 कंपाउंडिंग के हिसाब से। इसका कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस 3.5%, इसका कितना हो जाएगा 13, और एक्स इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस 3.5% टू दी पावर 10, ठीक है। अच्छा, अब तुम लोग ये सब का कैलकुलेशन निकाल के देखो कितना होता है, 3.5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1। अच्छा देखो कितना हो रहा है, 16 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो ये बिना कैलकुलेटर के होगा। देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पहले 10 वाला लिख सकते हो क्योंकि 10 है ना एक जन का, तो इसका लिख सकते हो पहले 10। या फिर ऐसे करो, रुको ऐसे कर लेते हैं हम लोग, इसको ऐसे लिखो, इसके नीचे नीचे लिखो, एक्स इक्वल टू पीवी इंटू 1 पॉइंट कितना आया था, 035 टू दी पावर 16, इसका वैल्यू, ठीक है। अच्छा, इसके नीचे लिखो, सिंपल तरीके से देखते हैं अगर इजीली हो जाता है, 1.035 टू दी पावर 13, और इसके नीचे लिखो 1.035 टू दी पावर कितना आ जाता है 10, ठीक है। अच्छा, अब इसका हम लोग एक इक्वेशन बनाते हैं। देखो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, देखो इसका प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू कितना होगा, हर एक जो मतलब सन है उसका प्रेजेंट वैल्यू कैसे आएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऐसे नहीं आएगा, x डिवाइडेड बाई 1.035 टू दी पावर 16, ये प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला नहीं आ जाएगा। मतलब प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू x डिवाइडेड बाई, ये देखो इससे हम लोग बोल सकते हैं ना, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 1.035 टू दी पावर 16, ठीक है। इस तरीके से इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना आएगा, x डिवाइडेड बाई 1.035 टू दी पावर 30, और नेक्स्ट हो जाएगा x डिवाइडेड बाई 1.035 टू दी पावर 10, ठीक है। मतलब इनको जितना जितना रिसीव होगा उसका प्रेजेंट वैल्यू दिस वन दिस वन दिस वन, और ये तीन प्रेजेंट वैल्यू का टोटल अमाउंट कितना है बोलो।
हाँ वही तो डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये तीनों का प्रेजेंट वैल्यू है हम लोग का 1 लाख। अब इससे अगर तुम लोग x निकाल लोगे, जो कि हो ही जाएगा, हमारा मिसिंग यहाँ पर डेटा x ही है, तो फिर तुम लोग को x मिल जाएगा, जो कि इक्वल अमाउंट हमें बता देगा कितना कितना इनको मिलना चाहिए। अब यहाँ से x कॉमन ले लो, ठीक है, इसको इस तरीके से कैलकुलेट करोगे तो जल्दी हो जाएगा। ऐसे करके 2 दी पावर 16, 2 दी पावर 13, 2 दी पावर 10, 1 लाख। अच्छा, अब यहाँ पर कैलकुलेटर में कैलकुलेट करते हैं। ये शायद मेरा 10 का वैल्यू आया था, 1 पॉइंट, ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं, अभी तो हम भूल गए कितना आया था। 03516 देख लेते, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, क्या हो गया ये वाला, 1.035 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। अच्छा ये 16 आ गया, मेमोरी से हम इसको हटा देते हैं और हम करेंगे 1 डिवाइडेड बाई, लो मेमोरी तो सेव किया ही, 1 डिवाइड कर देंगे 1.035, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, आई थिंक यही वाला आया था, मेमोरी प्लस 1 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल 0. हाँ चलो ये कितना आ रहा है, 4 डिजिट तक लिख लेते हैं, ठीक है, एक बार 0.5767, ठीक है, 0.5767। फिर नेक्स्ट ये वाला देखो 1.035, इसको कितना बार मल्टीप्लाई करना है, 13 टाइम्स, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से इसको हटा देते हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं, ये कर लेते हैं मेमोरी प्लस 1 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल। अच्छा 0.6394, यहाँ भी 4 डिजिट लिख लेते हैं, 0.6394। अच्छा अब ये 10 वाला 1.035 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 हो गया। अच्छा यहाँ से पहले इसको आउट करना है, मेमोरी, इसको हटा दिया, ये मेमोरी प्लस हो गया 1 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल इक्वल 0. हाँ ठीक है 0.7089, ठीक है, 4 डिजिट करके मैंने लिया है, देखते हैं क्या आता है आंसर। अगर नहीं आता है तो देखो यहाँ पर और एक चीज भी तुम लोग कर सकते हो अपने कैलकुलेटर में, ये सबको भी मेमोरी प्लस करोगे तो ये भी मेमोरी रिकॉल होकर आंसर दिख जाएगा। चलो मैंने 4 डिजिट लिया है, कर लेते, 0.5767 प्लस 0.6394 प्लस 0.7089, ठीक है, तो ये हो गया x इंटू 1.925 आया मेरा, 1.925, और ये हो गया 1 लाख। अच्छा अब x निकालना पड़ेगा, तो x कैसे निकालेंगे, 1 लाख डिवाइडेड बाई ये वाला वैल्यू, तो ये वाले वैल्यू को हम कर लेते हैं मेमोरी में प्लस 1 लाख डिवाइड मेमोरी रिकॉल इक्वल, अच्छा 51,948, ठीक है, 51,948। अच्छा देखते हैं कौन से ऑप्शन के साथ जा रहा है, बोलो कौन से ऑप्शन के साथ जाएगा, डी, डी किसी के साथ ही तो मैच नहीं हो रहा, 50,000 तो होगा नहीं, देखो 51 है, ये 994 है, ये तो काफी डिफरेंस है, कहा 48 रुपीज, कहा 94, लगभग 100 के आसपास, ये तो 50 तक भी नहीं पहुंचा है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या निकाला, देखो क्वेश्चन ये काफी मतलब बोल सकते हो अलग है क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम लोग को वही पूछा था कि अगर 1 लाख रुपए वो तीनों बच्चे के लिए रखना चाहते हैं और सबको अगर इक्वली रिसीव हो, उनका एज 25 होने तक, ठीक है, तो हर एक बच्चे को कितना करके मिलना चाहिए 25 ईयर्स बाद, ठीक है, तो हर एक बच्चे को अगर हम लोग इतना करके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उनका ये रेट पे 25 ईयर्स बाद सभी को इक्वल मिलेगा, क्योंकि हम लोग तो इक्वल इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हैं। मतलब आज अगर इतना करके एक एक जन के नाम पे बैंक अकाउंट पे रख देंगे तो किसी को कितने साल भी बाद क्यों ना मिले, सभी को कैसा मिल रहा है,
इक्वल मिल रहा है, क्योंकि देखो इतना जमा करने से ही सबको इक्वल मिलेगा। 16 इयर्स बाद भी जिसको जितना मिलेगा उस पैसे का वैल्यूएशन जितना होगा, 13 इयर्स बाद भी उस पैसे का वैल्यूएशन सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑब्वियसली तभी पॉसिबल। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा तब तो नहीं होगा। तो इतना पैसा अगर आज सबके लिए अलग अलग जमा कर देते हैं तो सबको जितने साल भी मिलेगा बाद इक्वल मिलेगा। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोल सकते हैं। अच्छा, अब 6 नंबर देखो, इसमें क्या बोला है, बोल रहा है कि इन हाउ मेनी इयर्स विल ए सम ऑफ मनी डबल एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये तो बोल ही दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, एक पैसा डबल हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे एक चीज बोलो, अगर डबल हो जाएगा बोल रहा है तो क्या ये एन्युटी है कि नॉर्मल क्वेश्चन है? नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, हमें कुछ एक अमाउंट रखना है जो कि डबल हो जाएगा। अच्छा, तो देखो 6 नंबर, तो यहाँ पर देखो बोल रहा है इन हाउ मेनी इयर्स विल ए सम ऑफ मनी डबल एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं a इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n। ठीक है, तो a कितना होगा बोलो, डबल होने का मतलब। हाँ, अगर यहाँ पर p मान लेते हैं जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, तो डबल कितना हो जाएगा 2p। ठीक है, अच्छा, और कितना इंटरेस्ट रेट बोला है 5%, तो यहाँ पर 5% लगाएंगे। अच्छा, 5% में कोई चेंजेस हो गया क्या, वो तो क्वेश्चन पढ़ने से पता चला। 5% पर एनम कंपाउंड सिर्फ बोला है, कंपाउंड इंटरेस्ट, हमें कंपाउंडिंग का कोई प्रोसेस बोला ही नहीं है, तो फिर हम लोग क्या मानेंगे, ईयरली। तो एन कितना होगा, एन ही तो निकालने बोला है, एन ही तो निकालने बोला है, एन तो एन ही रहेगा, है ना। तो यहाँ पर 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.05 होल टू दी पावर कितना हो जाएगा एन हो जाएगा। अगर तुम लोग देखोगे इस डेटा पे हम लोगों ने काफी सारा क्वेश्चन किया है, 2 इक्वल टू 1.05 होल टू दी पावर एन, तो इसका आंसर क्या आता है याद है? हाँ, 14.2। ठीक है, ये करते करते याद हो जाएगा, ये 14.2 आएगा। अब देखो इसमें से फिर कौन सा आंसर होना चाहिए, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये तुम लोग 1.05 को मल्टीप्लाई करोगे तो देखना, उस लास्ट क्लास या उसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने देखा था। हाँ, एक क्वेश्चन ऐसा आया था, उसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन था, उसके जस्ट बाद ऐसा सेम क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये इस डेटा पे आ जाए तो फिर मतलब क्वेश्चन को करने का जरूरत ही नहीं है, तुम लोग इस पे आंसर मतलब बिना कैलकुलेट किए भी दे सकते हो। बाई चांस अगर सेम सेम डेटा आ गया, मतलब ये वाला सेम होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन कुछ भी हो, अगर इक्वेशन बना के ये आ रहा है तो फिर हम लोग का आंसर 14.2 होगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 7th नंबर देखो, इन हाउ मेनी इयर्स ए सम ऑफ मनी ट्रिपल एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल ऑन हाफ ईयरली बेसिस। ये क्वेश्चन में बोला है कि पैसा 3 टाइम्स हो जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट सेम रेट रखा है इसी के जैसा, लेकिन पेबल कैसे है, हाफ ईयरली, मतलब 5% कैसे पे होगा, 2.5 2.5। तो बोलो कितना आंसर आएगा इसका, कितने टाइम बाद ये पॉसिबल है। ठीक है, तो 5% दिया जाएगा पूरे साल में, लेकिन कैसे दिया जाएगा 2.5 2.5। ठीक है, तो आज अगर हम लोग पी रख रहे हैं तो फ्यूचर में वो कितना हो जाएगा 3p, लेकिन कितने दिन बाद वो हमें नहीं पता। मतलब ये जो 3p है वो कितने दिन बाद होगा वो तो हमें भी नहीं पता, ये तो मैंने एक ही साल का दिखाया। ठीक है, अब कितने दिन बाद 3p होगा, ये जो टाइम है यही हमें फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला कैसे लिखोगे, a इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n। a कितना होगा 3p, p रहेगा, आई कितना होगा 2.5%। अच्छा, एन कितना होगा, एन ही रहेगा, एन ही तो निकालना है, ये 3 हो गया। अच्छा, 2.5% मतलब 2.5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1। ठीक है, तो कितना हो गया 1.025 टू दी पावर एन। यहाँ पर हमें कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि 1.025 को कितने बार मल्टीप्लाई करने से 3 आ सकता है, तो चेक करके देखो, ट्रायल करके। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, अभी तो सिर्फ 2 ही आया, 30 हो गया, 31 32 33 34 35 36 37 38 39 39 हो गया, 40 41 42 43 44। ठीक है, देखो आसपास आ रहा है 44, एक बार लिख लेते हैं, 44 पे आया
2.9638 मतलब 3 के आसपास है, इसीलिए मैंने नोट डाउन कर लिया। आप देखेंगे 45 में कितना आएगा, 3 तो क्रॉस कर जाएगा मुझे जितना लग रहा है, क्योंकि इधर ही 2.9 है, 3 क्रॉस कर गया, हाँ 3.037। तो इसका मतलब 79, तो इसका मतलब 3 कैसे आएगा, इन दोनों के मिडिल में, ठीक है। इससे ज्यादा इससे कहा। ऑप्शन देखते हैं क्या बोल रखा है, ऑप्शन देखते हैं कितना बोला है। अच्छा, ऑप्शन एक भी मैच नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है बोलो तो, बोल सकते हो क्यों नहीं मैच हो रहा है। ये सब आंसर किस चीज का दिया हुआ है, हम लोग क्या निकाले हैं, एन। तो एन क्या होता है, कन्वर्जन। और ये क्या दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड। ऑप्शन किस चीज का दिया हुआ, इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड। मतलब हमें पूछा है टी, हम लोग निकाले हैं एन और जा रहे हैं मैच करने, तो कैसे होगा, मैच तो होगा, ठीक है। अब तुम लोग क्या निकालोगे इससे, टी निकाल के देखो, ठीक है, कैसे निकालोगे। अब देखो, इसीलिए हम फॉर्मूला भी बता देते हैं, नॉर्मल भी बता, क्योंकि इसमें तो फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब जरूरी नहीं है फॉर्मूला लगेगा, फिर भी एक इक्वेशन बनाने के लिए तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। तो टी इंटू क्या होता है, नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, ठीक है। अब दोनों से मैच करके देखना पड़ेगा, क्योंकि अब 44 से भी एक बार ट्राई करेंगे, क्या ऑप्शन आ रहा है 45 से भी। तो एन अगर 44 है तो टी मुझे फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम कितना है, 2, ठीक है। तो यहां से मुझे देखना पड़ेगा टी कितना आएगा, 44/2 यानी 22 ईयर्स, ठीक है। अब ऑप्शन में जाते हैं, देखो 22 ईयर्स है, ठीक है, 22 ईयर्स तो है, लेकिन 18 का जो ऑप्शन है ये नहीं दिख रहा है। लेकिन मेरे पास और एक ऑप्शन भी तो है, मतलब मेरा एन का वैल्यू 45 लेके कर रहा है, वो भी तो हो सकता है, 3.0 है, तो मुझे इससे भी एक बार चेक कर लेना चाहिए। तो इससे अगर चेक करेंगे तो टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, क्योंकि मेरा इन दोनों के बीच का है ना, तो हम दोनों से चेक करेंगे। 45 इक्वल टू टी इंटू 2 हो जाएगा, तो टी कितना हो जाएगा, 45/2 यानी कितना हो जाएगा, कितना होगा, 22.5 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 22.5 हो गया, 22 ईयर्स 5 मंथ्स, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक चीज बोलो, ऑप्शन ए बी और सी ये तीनों कट हो गया, क्योंकि जो एन आया उससे 18 ईयर्स तो कैसे भी नहीं आ रहा है, तो ये तीनों तो होने से रहा। तो फिर अब 22 आए, 22.5 आए, तुम लोग का आंसर क्या होगा, ठीक, ठीक है। तो हम लोग इसका आंसर क्या दे देंगे, डी दे देंगे। और अगर मान लो ऐसा नहीं होता, वैसे नियरेस्ट आंसर एकदम नहीं देगा कि तुम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, फिर भी अगर 22.5 मतलब 22 ईयर्स 5 मंथ्स, ये 22 ईयर्स है, ठीक है। तो उसमें भी हम लोग ऐसे करके तो फाइंड आउट नहीं कर सकते, कुछ नियरेस्ट आंसर देगा तो ही फाइंड आउट कर सकते, इसीलिए इस तरीके का दिया। ये तीनों कट हो जाएगा, जो लास्ट वाला है वही तुम लोग का आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, अब 8th नंबर देखो, बोल रहा है ए मशीन डेप्रिशिएट एट 10% ऑफ इट्स वैल्यू एट बिगिनिंग ऑफ ईयर, ठीक है। बिगिनिंग में इसका जो वैल्यू है उसके बेसिस पे 10% करके मशीन डेप्रिशिएट होगा। कॉस्ट एंड स्क्रैप वैल्यू रियलाइज्ड एट द टाइम ऑफ सेल, बोल रहा है जब बेचने जाएंगे तो इसका कॉस्ट बोल रहा है इतना होगा और इसका स्क्रैप इतना होगा, तो कॉस्ट भी तो कम हो जाएगा। यूज करते करते अगर डेप्रिशिएशन लगेगा तो मशीन का कॉस्ट कम होगा कि नहीं होगा, कम होगा। और उसका स्क्रैप कितना हो जाएगा, 9000। स्क्रैप का मतलब मार्केट में इसे बेचने से जो हमें मिलेगा वही तो स्क्रैप होगा, मतलब हमारे हिसाब से कॉस्ट इतना है, लेकिन मार्केट में बेचने जाएंगे तो कितना मिलेगा, 9000। फॉर हाउ मेनी इयर्स द मशीन वाज पुट टू यूज, कितने दिन के लिए इसका मतलब हम लोगों ने मशीन यूज किया, ये हमें बताना है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर इसको फॉर्मूले में दे तो हमें बताओ, यहाँ पर ए कितना है, आई कितना है, एन कितना है, पी कितना है। ए मतलब क्या है, ए माने 9000, ए तो 9000 होगा, बचा हुआ वैल्यू 23 to 40 पी हो जाएगा। जब बेचने जाएंगे तब का पी हो गया। आई कितना है, इंटरेस्ट, मतलब यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं डेप्रिशिएशन, ठीक है, 10%। और एन मतलब वही तो निकालने बोला है, कितने साल तक ये मशीन यूज करने पे इसका ये कंडीशन होगा। अच्छा, अब यहाँ पर कौन से मेथड से डेप्रिसिएशन लगा होगा, अगर डब्ल्यूडीवी से लगा है तो फिर हम लोग जो है कंपाउंड इंटरेस्ट वाला मेथड लगाएंगे, और अगर डब्ल्यूडीवी से नहीं लगा है तो हम लोग कौन सा लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ ना पढ़ के नहीं समझ में आ रहा है, क्यों बोलो, क्योंकि बोला है बिगिनिंग ऑफ ईयर में इसका वैल्यू जो है उसके हिसाब से कितना लगेगा, 10% लगेगा। अब बिगिनिंग ऑफ ईयर में तो हमें वैल्यू नहीं पता, ये तो बेचने टाइम वैल्यू बता रहा है, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकाले, तो देखो सिंपल या कंपाउंड दोनों में से कोई एक से हो सकता है, तो हम लोग पहले कंपाउंड से ट्राई करेंगे, क्योंकि
अब मुझे नहीं लगता है कि सिंपल इंटरेस्ट से इस तरीके का क्वेश्चन देगा, फिर भी हम दोनों से दिखा देते, एक बार पहले कंपाउंड से देखते हैं, अगर आंसर मैच नहीं होगा तो सिंपल से भी दिखा देंगे और वैसे भी दिखा देंगे। देखो यहाँ पर एक बार पहले कंपाउंड से ट्राई करके देखते हैं, तो P इंटू क्या लिखना पड़ेगा यहाँ, लेकिन हमेशा 1 माइनस आई लिखना पड़ता है क्योंकि वैल्यू डिक्रीज करता है, इंक्रीज नहीं, ठीक है। 9000 है, स्क्रैप वैल्यू P है 23,240, 1 माइनस आई है हम लोग का 10%, एन फाइंड आउट करने बोला है, ठीक है। इसका कैलकुलेशन कैसे होगा ये देखो, 9000 इधर लिखो, इसके नीचे 23,240 लिख दो, ठीक है। 1 माइनस 10% मतलब कितना बोल सकते हैं, मतलब 0.9 हो जाएगा, क्योंकि देखो 10 मतलब 10 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 1 कितना हो गया 0.9 टू दी पावर n। अब ये डिवाइड करो, 9000 डिवाइडेड बाई 23,240 कितना हो जाएगा 0.38726 मतलब 3, 0.9 टू दी पावर n, ठीक है। अच्छा अब यहाँ भी ट्रायल करना है कि 0.9 को कितना बार मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू आ सकता है। अब देखो ट्राई करके, 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो 9 में आ गया 3874 ना, एग्जैक्टली 9 में मुझे लग रहा है हो जाएगा। फिर भी तुम लोग एक बार 10 में भी देख लो कुछ चेंजेस दिख रहा है कि नहीं तुम लोग, कितना आ रहा है 0.34, नहीं हम लोग का फिर नियरेस्ट कौन सा आ रहा है 9 से ही आ रहा है, ठीक है। फिर 10 तक तो हमें जाने का जरूरत नहीं है, तो मेरा n का आंसर 9 हो जाएगा। अच्छा अब पहले देखते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है कि नहीं, हाँ है, ठीक है। ऑप्शन सी, हम लोग का ऑप्शन सी से आंसर हो जाएगा अगर हम लोग इसको कंपाउंड वाले से करते हैं। अच्छा अगर सिंपल इंटरेस्ट से करेंगे तो उसमें हम लोग का जो डेप्रिसिएशन है वो कैसे करके लगेगा, हमेशा 10% 10% 10%। देखो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या है, एसेट का जो भी कॉस्ट होगा उस पे हमेशा कितना करके लगता जाएगा, 10% करके लगता जाएगा। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है जिससे हम लोग ये निकाल सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट में ए का वैल्यू इतना हो गया, पी मुझे दिया हुआ है, तो इन दोनों का गैप निकाल के देखें, इन दोनों का गैप ही तो इंटरेस्ट होता है ना। तो अगर 23,240 मेरा प्रेजेंट वैल्यू है, मुझे फ्यूचर में 9000 मिलेगा इसको बेच के, तो मेरा यूज कितना दिख रहा है, नहीं ये मुझे नहीं लगता है सिंपल इंटरेस्ट से निकल पाएगा, क्योंकि देखो सिंपल इंटरेस्ट से निकालने के लिए मुझे तो पी एकदम ओरिजिनल वाला चाहिए, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में ये तो मेरा किसी एक सिचुएशन में जाके इसका कॉस्ट निकल रहा है, मेरे पास तो ओरिजिनल कॉस्ट तो है नहीं कि इसको हम लोग क्या करें, इसको हम लोग सिंपल इंटरेस्ट से लगा सकते, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट से लगाना इसमें थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि इसमें अगर सिंपल इंटरेस्ट लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है एस आई, तो अगर हम डेप्रिसिएशन ही निकाल रहे हैं तो डेप्रिसिएशन तुम लोग जब मतलब ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से लगाते हो तो कैसे लगाते हो, एसेट का वैल्यू फिर उसमें क्या कर देते हो नंबर ऑफ इयर्स, और उसमें क्या कर देते हो परसेंटेज ऑफ डिप्रिशिएशन। तो यहाँ पर भी परसेंटेज ऑफ डिप्रिशिएशन की जगह कितना लिखोगे 10%, नंबर ऑफ इयर्स वही हमें फाइंड आउट करना है, एसेट का वैल्यू भी नहीं पता, सिंपल इंटरेस्ट भी नहीं पता, जब दो दो चीज नहीं पता तो उससे उस फॉर्मूले से तो हमारा फाइंड आउट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये मेरा ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से नहीं हो पाएगा, ये मेरा कौन से मेथड से होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट से, ठीक है। अब नाइन्थ वाला भी देखो वैसा ही बोला है, 3 4 लगातार मशीन्स वाला क्वेश्चन ही है। देखो नाइन्थ वाले में क्या बोला है, देखो ए मशीन और 4,90,740 डेप्रिशिएटेड 15% ऑन इट्स ओपनिंग वैल्यू ईच ईयर, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि मशीन का वैल्यू है इतना, डेप्रिशिएट होगा 15% ऑन इट्स ओपनिंग वैल्यू ईच ईयर जो ओपनिंग वैल्यू होगा उस पे होगा, तो ये कौन सा मेथड है WDV, ये तो पढ़ के समझ में आ रहा है WDV, जो पहले वाले में क्लियरली नहीं बोला था। व्हेन इट वैल्यू टू रिड्यूस टू 2 लाख, बोल रहे इसका वैल्यू कब कम होके 2 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाना चाहिए माइनस के साथ, मतलब मुझे ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये तो मेरा कंफर्म है। अब बस इतना आइडेंटिफाई करो कि कौन सा वैल्यू क्या होगा, AP1I, देखो एन तो मुझे फाइंड आउट करना है, बोल ही दिया है कि कब इसका वैल्यू 2 लाख होगा, मतलब मेरे क्वेश्चन में बाकी सब अमाउंट प्रेजेंट होगा एक्सेप्ट एन, ठीक है। तो ए कितना है इस क्वेश्चन में, देखो आई तो मिल गया, आई कितना है परसेंटेज देख के बोल सकते हैं, आई मेरा 15% है, ठीक है। और पी और जो ए है उसको तुम लोग आइडेंटिफाई करो, बोलो, हाँ बोलो, हाँ ए जो है वो हम लोग का 2 लाख होगा, और एक जो वैल्यू दिया हुआ है ना 490,740, ये पी है,
इसको भी वैसे ही निकालो, इसको डिवाइड करो, 2 लाख 490,740। अच्छा 1 माइनस 15 मतलब कितना हो जाएगा, 1 माइनस 15% मतलब 15/100 माइनस 1 टू दी पावर इन 2 लाख 490,740 0.40775 ऐसे लिख लेते, 4 डिजिट लिखा है मैंने। जब डिजिट लिखना मैंडेटरी हो जाए ना, ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है तो तुम लोग 4 डिजिट लिखना हमेशा। 0.85 को अब चेक करना पड़ेगा कि कितने में होगा। 0.85 इंटू 0.85 इंटू 2345। अच्छा 5 में 0.44 आया, एक बार लिख लेते हैं। 0.44 मतलब 4 के आसपास तो आया, इसलिए मैंने 4 डिजिट लिख लिया। अच्छा और n इक्वल टू 6 लेने पे 0.37714 मतलब इन दोनों के मिडिल का वैल्यू होना चाहिए। 5 पे हमें जो चाहिए उससे ज्यादा मिल रहा है, 6 में हमें जो चाहिए उससे कम मिल रहा है, मतलब इन दोनों के मिडिल का होना चाहिए। अब देखो कि ऑप्शन में इन दोनों के मिडिल का कुछ है। देखो 4 इयर्स कितना है, 4 इयर्स हम लोग का 6 मंथ्स। अच्छा मेरा कितना आ रहा है बोलो तो, मेरा एक सही आंसर कौन सा लग रहा है, 5 या 6 के बीच का, मतलब 5 एंड समथिंग होना चाहिए। ठीक है 5 एंड समथिंग, तो मेरा कौन कौन सा ऑप्शन कट हो जाएगा, ये 3 तो कट हो गया, 5 एंड समथिंग, तो फिर मुझे कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, हम ऑप्शन डी को ही सही मानेंगे, क्योंकि बाकी कोई ऑप्शन तो मेरे आंसर के साथ जा ही नहीं रहा है, तो फिर मेरा आंसर फिर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है अच्छा अब देखो फिर नेक्स्ट और एक मशीन का क्वेश्चन दिया है। ए मशीन वर्थ 4,90,740 इज डेप्रिशिएटेड 15% per annum of its opening value each year when its value reduced by 90%। इसका वैल्यू 90% से कब कब कम होगा। देखो सेम क्वेश्चन है, मतलब इस तरीके का सेम डेटा दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक सेम पूछा है। यहाँ पूछा था कब इसका वैल्यू 2 लाख होगा, यहाँ पूछा कब इसका वैल्यू 90% तक रिड्यूस बाई 90% बोला है। ठीक है तो इसको भी तुम लोग पहले लिखो, ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट से करोगे, पहले डेटा मतलब फॉर्मूला लिख लो, फिर देखो कि क्या क्या पुट करना है। ठीक है तो a इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n। ठीक है सॉरी प्लस नहीं माइनस होगा, डिप्रिशिएशन है ना। अच्छा अब यहां पर a कितना होगा, ये तो 15% है, ये भी सेम दिया हुआ है, हम लोग को n फाइंड आउट करना है। a और तुम लोग को p ढूंढना है, तो बोलो a कितना है p कितना है। मशीन का कॉस्ट वर्थ मतलब क्या, उसका वैल्यू कितना है, तो ये क्या है p 4,90,740। ठीक है अच्छा अब इसका वैल्यू बोल रहा है 90% बाई मतलब क्या, टोटल 90% से कम हो जाएगा, तो इससे हम लोग a निकाल सकते हैं कितना हो। इस पे 90% लगाओगे इधर तो a आ जाएगा। ठीक है 4,90,740 पे 90% लगाने से जितना आता है वही तो मेरा a होगा, क्योंकि 90% से मेरा वैल्यू कम हो जाएगा। ठीक है अब अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, देखते हैं। देखो इधर से और ये वैल्यू इसको इसके नीचे लेके आ जाओगे तो ये और ये कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा, मतलब ज्यादा बड़ा कैलकुलेशन करके क्या फायदा। हम ये बोल रहे हैं अगर इसको हम इसके नीचे ये डेटा को लेके आ जाते हैं तो देखो ये और ये कैंसिल आउट हो गए। ठीक है और ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 15% अभी निकाला था, कितना आया था 0.85 टू दी पावर n, और 90% को पॉइंट में ट्रांसफर करो, 90/100 कितना हो गया 0.9 इक्वल 0.85 टू दी पावर n। अच्छा अभी सेम टाइप ऑफ निकाला था, 5 में इतना आया था। ठीक है अब फिर से करके देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो 0.9 चाहिए ना, तो फिर से चेक करेंगे। चलो चेक करके देखते, 0.85 इंटू करो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 कितना होगा, इतना तो नहीं होना चाहिए। हाँ क्वेश्चन में मैं यही सोच रहा था कि क्वेश्चन में अभी 90% से कम था, तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा 90%। अभी मतलब
प्रेजेंट वैल्यू है वो शायद 10% होगा उसका। हाँ प्रेजेंट वैल्यू 10% है 490। हाँ ये 10% होना चाहिए, फिर ये 90% नहीं होगा। अच्छा हाँ, वुड रिड्यूस्ड बाय 90%, मतलब डेप्रिसिएशन कितना हो गया 90%, तो डेप्रिसिएशन के बाद बचा हुआ वैल्यू कैसे निकालेंगे, 10% करना पड़ेगा। ये 10 होगा ना, वही तो बोल रहे हैं। हाँ यही गलत हो गया, ये वाला फिर कितना होना चाहिए 10। हाँ सही है, रिड्यूस्ड बाई बोला है तो ए क्या है, ए तो है कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन करने से जो आता है, तो डेप्रिसिएशन इसका मतलब 90% लगा है, तो बचा हुआ वैल्यू तो 10% होगा ना। अच्छा 10% मतलब कितना हो जाएगा 0.1, ठीक है। अच्छा 0.85, अब देखते हैं मल्टीप्लाई करके 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 10 11 12 13 14 में 0.10 आ रहा है। देखो एन अगर 14 कर रहे हैं तो 0.1027 आ रहा है। अब हम 15 में भी एक बार चेक कर लेते हैं, 0.08 आ गया, मतलब इन दोनों के बीच का होना चाहिए है ना। इसके बाद 0.10, यहाँ सिर्फ 1 रखा है, 0.10 मतलब 14 15 के बीच में होना चाहिए। देखते हैं ऑप्शन क्या है, कौन सा होगा 14 ईयर्स 2 मंथ्स, क्योंकि 14 15 के बीच में होगा तो ये 3 ऑप्शन तो गायब हो गया यहाँ से, तो फिर क्या रहेगा डी, डी आंसर। ठीक है, ये वाला हमें बोला था रिड्यूस्ड बाय 90%, मतलब सही है कि डेप्रिसिएशन इसका मतलब 90% है, और ये अगर 100% है तो ये मेरा 10%। अच्छा अब 11 देखो, बोल रहा है कि Alibaba borrows 6 lakh housing loan at 6% repayable in 20 annual installment commencing at the end of first year. How much annual payment is necessary? अब बोलो ये क्या क्या क्वेश्चन है, मतलब सिंपल कंपाउंड या फिर एनुअल का। एनुइटी, एनुअल इंस्टॉलमेंट देख के ही तो पता चल जाता है कि एनुइटी बोल रहा है, ठीक है। तो इन्होंने बोरो किया है 6 लाख, तो 6 लाख क्या है प्रेजेंट वैल्यू की फ्यूचर, क्योंकि एनुइटी में तो एनुइटी ढूंढने के बाद वही देखना है ना कि प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्म, ये हम लोग का प्रेजेंट वैल्यू होगा, क्योंकि जब भी बोरोइंग होता है वो हम लोग का प्रेजेंट वैल्यू होता है, ठीक है। अच्छा अब इन्होंने 6 लाख बोरो किया, चलो यहाँ पर हम लोग ड्रॉ करके एक बार देखते हैं कि क्वेश्चन में बोला क्या है। किसी ने 6 लाख बोरो कर लिया है, ठीक है, ये प्रेजेंट वैल्यू हो गया, ठीक है। अब इस पैसे को एन्युटी मतलब इंस्टॉलमेंट के साथ लौटाना है, ठीक है, ऐसे करके इंस्टॉलमेंट हर बार देते हुए लौटाना है। 20 एनुअल इंस्टॉलमेंट, तो 1 2 3 4 ऐसे करके मान लो ये मैंने 20 बनाया है, ठीक है। 20 एनुअल इंस्टॉलमेंट मतलब ईयर, ठीक है, एनुअल इंस्टॉलमेंट मतलब ईयरली, कमेंसिंग एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के एंड से, मतलब पहला हमें यहाँ पर देना है इंस्टॉलमेंट, ऐसे करके 20 टाइम्स इंस्टॉलमेंट देना है। तो कितना साल लगेगा, अगर 20 एनुअल इंस्टॉलमेंट है तो 20 साल लगेगा, ठीक है। हाउ मच एनुअल पेमेंट इज नेसेसरी, तो मुझे बोलो क्या पूछ रहा है, निकालना क्या है, बोलो। एन्युटी, मतलब कितना इंस्टॉलमेंट देना है वही तो एन्युटी हुआ ना, तो मुझे क्या निकालना है ए। अच्छा अब कौन सा फॉर्मूला लगाओगे तुम, प्रेजेंट वैल्यू का, क्योंकि मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू अवेलेबल है। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है ए बाई आई 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई होल टू दी पावर 6 लाख। ए आई का मतलब कितना था, आई था हम लोग का 6%, ठीक है, 6% इंटरेस्ट देना। अच्छा कैसे देना है, एनुअली अगर इंस्टॉलमेंट देंगे तो इंटरेस्ट भी कैसे देंगे, एनुअल देंगे, ठीक है, तो 6% ही रहेगा। और इन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ कन्वर्जन 20, ठीक है। तो ये निकाल लो पहले, 6 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, 20 टाइम्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है, ये निकल गया। अच्छा अब इसको कर लेते हैं मेमोरी प्लस 1 डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल, ठीक है, ये आंसर आ गया -1, ठीक है। ये प्लस माइनस करके इसको सही कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई 6%, डिवाइडेड बाई 6% कर लिया, मतलब ए इंटू दिस वन, तो ए का वैल्यू आ जाएगा 6 लाख डिवाइडेड बाई ये वाला वैल्यू, ठीक है। तो इसको मुझे कर लेना है फिर से मेमोरी प्लस, अब लिखेंगे 6 लाख डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल 52.8
सॉरी 52,310, 52 पॉइंट बोल रहे, 52,310, ये एक आंसर आया। मतलब हर बार इंस्टॉलमेंट कितना देना है, ईयरली इंस्टॉलमेंट 52,310, तब 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 6 लाख का जो लोन है वो रीपे हो जाएगा। अब देखते हैं ये 52,310 है कि नहीं। हाँ है, देखो कौन सा वाला ऑप्शन, सी एग्जैक्ट 52,310, सी का आंसर है एग्जैक्ट 52,310। 12 बोल रहा है सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड फॉर रिडीमिंग डिवेंचर वर्थ 5 लाख। बताते हैं सिंकिंग फंड क्या होता है। कंपनी जो है ना वो डिवेंचर इशू करती है लोन के लिए, ठीक है। मतलब अब कंपनी चाहे तो बैंक से भी तो लोन ले सकती है, क्योंकि बैंक से लोन लेने से इंटरेस्ट रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। पब्लिक से लोन लेने से इंटरेस्ट रेट कम होगा। पब्लिक को कम देने से भी चलता है। क्यों चलता है, पब्लिक को पता है कि वो बैंक में पैसा रखेगी तो उसे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट जो मिलेगा उससे कंपनी उसे इंटरेस्ट ज्यादा देगा, ठीक है। और कंपनी का क्या फायदा है, बैंक से लोन लेने जाएगा, हजारों डॉक्यूमेंट्स दो, ये दो वो दो, और पब्लिक के लिए भी डॉक्यूमेंट्स तो करना पड़ता है, लेकिन एक बेनिफिट है कि इंटरेस्ट रेट कम होता है। अब बोल रहा है कि कितने का डिवेंचर इशू किया है, 5 लाख, मतलब ये क्या हो गया, लोन है, ये क्या बन जाएगा फिर, प्रेजेंट वैल्यू। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड फॉर रिडीमिंग डिवेंचर वर्थ 5 लाख। मतलब रिडीम करने का मतलब रीपे करना। तो जब हम लोग रीपे करेंगे तब हमें कितना पे करना पड़ेगा, 5 लाख, ठीक है। अब हो सकता है इतना ही लोन लिया है, लेकिन डिवेंचर हमेशा पार पे रिडीम होता है ऐसा तो नहीं है, प्रीमियम पे भी तो हो सकता है। देखो यहाँ पर लैंग्वेज क्या लिखा है, बोल रहा है कि सिंकिंग फंड जो बनाया हम लोगों ने ताकि हम लोग फ्यूचर में 5 लाख रुपए का रिडेम्पशन कर सके एट द एंड ऑफ 25th ईयर, ठीक है। मतलब डिवेंचर कितने टाइम के लिए हम लोगों ने रिडीम किया है, सॉरी कितने टाइम के लिए इशू किया है, 25 ईयर्स। तुम लोग को ये बताना है कि ये 5 लाख आज का वैल्यू है कि फ्यूचर में रिडीम करेंगे तब इतना पैसा चाहिए। ये लाइन पढ़ने से चलो, ठीक से पढ़ के देखो। सिंकिंग फंड बना रहे हैं ताकि रिडीम कर सके डिवेंचर 5 लाख का। रिडीम करने का मतलब रीपे करना, तो रीपे कितना करना पड़ेगा, 5 लाख। तो रीपे जो होता है वो लिए गए लोन का अमाउंट होता है कि पेबल अमाउंट होता है, पेबल। तो पेबल अमाउंट फ्यूचर का होगा कि प्रेजेंट का, फ्यूचर का, तब ये फ्यूचर का होगा। यहाँ पर ये स्पेशलिटी है क्वेश्चन में, हाउ मच प्रोविजंस नीड्स टू बी मेड आउट ऑफ प्रॉफिट। मतलब ये जो फंड बनाओगे, फंड का मतलब क्या है कि प्रॉफिट से एक अमाउंट जो है मतलब ड्रॉ करके फंड में वो पैसा रखोगे, और उस फंड को क्या करोगे, इन्वेस्ट कर दोगे कहीं पर, ताकि उससे क्या मिले, इंटरेस्ट मिले, ताकि 25 साल बाद वो पैसा बढ़ जाए और हमें कम से कम कितना मिल जाए, 5 लाख मिल जाए, ताकि हम लोग रिडीम कर सके, ठीक है। अब बोल रहा है कि कितना करके प्रॉफिट सेट असाइड करना पड़ेगा और सिंकिंग फंड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर उस इन्वेस्टमेंट में हमें कितना मिल रहा है, 4%। मतलब हम लोगों को यहाँ पर पैसा डालना है प्रॉफिट से उठा के, ठीक है, और उस पैसे को कहीं कर देना है इन्वेस्ट, जो जहां पर मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 4% पर एनम, ताकि इतना पैसा बन जाए इस फंड में, कितना, 5 लाख, ताकि हम लोग 25 ईयर्स बाद लिए गए डिवेंचर को रिडीम कर सके, ठीक है, इशू किए गए डिवेंचर को रिडीम कर सके। तो इसका मतलब आई तो पता चल गया कितना है, 4%। अच्छा पहले बोलो ये क्वेश्चन एन्युटी का है कि नॉर्मल कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, एन्युटी का है, क्योंकि हर साल मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट से, देखो हाउ मच प्रोविजन नीड्स टू बी मेड आउट ऑफ प्रॉफिट ईच ईयर, हर साल मुझे प्रॉफिट से सेम अमाउंट को ड्रॉ करके सिंकिंग फंड बनाना है। जैसे तुम लोग को कुछ खरीदना होता है तो तुम लोग हर रोज इतना पैसा क्या करते हो, जमा करते हो, तो वो एक ही जैसा होता है ना अमाउंट, वैसे ही, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऐसे हो जाएगा, हमें फ्यूचर में कितना रीपे करना है, 5 लाख, ये मुझे फ्यूचर में रीपे करना है। तो मुझे पूछा है कि आज कितना पैसा जमा करें, एक एक करके, ठीक है। कितने दिन के लिए जमा करना पड़ेगा, 25, ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू पता है, तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी लगाओ, a इंटू 1 प्लस आई होल टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई, ठीक है। अच्छा यहाँ पर लिखेंगे 5 लाख, a फाइंड आउट करना है, आई कितना बोला है, 4%। इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि 4% पर एनम बेसिस पे ही हमें करना पड़ेगा, ईयरली है ये वाला, ईयरली इन्वेस्टमेंट है। अच्छा अब ये चेक करके देखते हैं, 4 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4%।
ये कुछ इतना आ रहा है, ठीक है। तो A इक्वल टू हो जाएगा 5 लाख डिवाइडेड बाय ये वाला वैल्यू, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं मेमोरी में प्लस 5 लाख डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉर्ड, कितना आ गया 12,005, इतना आ रहा है 12,005.98 ऐसा आ रहा है। देखते हैं ऑप्शन कौन सा हमारा इसके साथ जा रहा है। देखो 12,005 वो लोग यहाँ तो देखो कुछ नन ऑफ दिस नहीं है, तो इसमें से ही तुम लोग को आंसर देना है, कौन सा नियरेस्ट आंसर। ए, यही तो सबसे नियरेस्ट, ये तो 40, 39, 35 ये सब तो आ नहीं रहा है हम लोग का, फिर कौन सा आंसर देंगे। और ऐसे भी देखो ये 5.9 है तो ये 6 भी तो हो जाएगा आराम से, तो ये हम लोग का आंसर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये समझना है, लोन हमेशा हमें ऐसा लगता है ना कि लोन मतलब प्रेजेंट वैल्यू हम भी बोलते हैं, लेकिन ये लोन नहीं है, ये लोन का रिडेम्पशन वैल्यू है, मतलब हमें कितना लोन फ्यूचर में रीपे करना है, ठीक है। ये डिफरेंस था, तो इसके लिए इसको उस पॉइंट को चाहो तो तुम लोग मतलब अपने किसी भी तरीके से उसे हाईलाइट कर दो, तो फिर याद रहेगा कि उसमें क्या मेन चीज समझना है, ठीक है। अच्छा अब 13 नंबर देखो, इसमें क्या बोला है, फिर से मशीन वाला क्वेश्चन दिया है। ए मशीन कॉस्ट 5,20,000 विद एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 25 ईयर्स। तो मशीन का कॉस्ट, ये कॉस्ट मतलब क्या बोलेंगे इसको P, ठीक है। इसका लाइफ है 25, मतलब ये N हो जाएगा। ए सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड टू रिप्लेस इट बाय ए न्यू मॉडल 25% हायर कॉस्ट आफ्टर 25 ईयर्स। मतलब बोल रहा है कि 25 ईयर्स बाद अगर हम लोग इस मशीन को रिप्लेस करना चाहे तो आज उसका जो भी कॉस्ट है 25 ईयर्स बाद उसका कॉस्ट कितना हो जाएगा, उससे 25% ज्यादा, विद स्क्रैप वैल्यू रियलाइजेशन ऑफ 25,000। लेकिन जो पुराना मशीन है उसको बेचने से कितना मिलेगा 25,000। व्हाट अमाउंट शुड बी सेट असाइड बाय एवरी ईयर, हमें हर साल कितना अमाउंट सेट असाइड करना चाहिए इफ द सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट एक्यूमुलेटेड 3.5% कंपाउंडेड। मतलब देखो यहाँ पर बोला क्या है, एक मशीन है जिसका कॉस्ट कितना है 5,20,000। अब ये मशीन कभी ना कभी तो खराब होगा, इसका लाइफ कितना है 25 साल बाद ये खराब हो जाएगा। तो अभी से ये लोग एक फंड बना रहे जिसमें ये लोग पैसा जमा करके रखना चाहते हैं, ताकि फ्यूचर में इस मशीन को रिप्लेस करने में इन लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि प्रॉफिट से अचानक से ज्यादा पैसा ड्रॉ करेंगे तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट में तो ज्यादा पैसा लगता है, उसमें बिजनेस हैम्पर होता है। लेकिन अगर हम लोग पूरे एक एस्टिमेटेड लेके चले कि 25 साल तक इतना इतना पैसा जमा करेंगे, फिर उस पैसे को क्या करेगा यहाँ पर इन्वेस्ट भी कर देगा, ऐसे ही रख के रखेगा तो बढ़ेगा नहीं, उसको इन्वेस्ट कर देगा 3.5% कंपाउंड इंटरेस्ट पे। अब हमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कितना अमाउंट हमें यहाँ डालना चाहिए सिंकिंग फंड में, ये पूछ रहा है। बोलो ये क्वेश्चन किस चीज का है। एवरी ईयर हमें सेट असाइड करना है एन्युटी। देखो ये सब पॉइंट पे हमें ध्यान देना है ना, हर साल मुझे कुछ ना, हर साल मुझे कुछ अमाउंट जो है सेट असाइड करके रखना है। पूछ रहा है कि कितना सेट असाइड करना है। अच्छा अब इस क्वेश्चन में हम लोग फॉर्मूला एन्युटी का तो लगाएंगे, बट कैसे उसे अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पर 25 ईयर्स का बनेगा हमारा वो सिंकिंग फंड, ठीक है, जिसका हम लोग जिस मशीन को खरीदने के लिए कर रहे हैं उस मशीन का प्रेजेंट वैल्यू कितना है 5,20,000, उसका फ्यूचर वैल्यू कितना होगा बोलो 25% हायर 5,20,000। और बोला है कि इस मशीन का 25 साल बाद इसका वैल्यू क्वेश्चन में बोल दिया है कि 25% ज्यादा हो जाएगा, तो कितना होगा प्लस 520 6,50,000। मतलब आज ये मशीन का वैल्यू फ्यूचर में 6,50,000 हो जाएगा। अब हमें कितना पैसा सेट असाइड करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज और भी बोला है, अगर हम लोग पुराने मशीन को जब बेचेंगे ना तो हमें कितना मिलेगा 25,000। तो उतने का तो जुगाड़ हो गया, अगर मुझे मेरा पुराना मशीन को बेच के 25,000 मिलेगा तो उतना तो मेरे पास अवेलेबल है, बाकी अमाउंट के लिए मुझे सिंकिंग फंड बनाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर जो फंड का अमाउंट होगा वो कितना होगा, तो फंड कितने का 50,000 तो मुझे चाहिए, लेकिन मुझे 25,000 क्या है रिकवरी मिलेगा पुराने वाले मशीन को बेच के, तो उतना हम माइनस कर देंगे, तो बाकी बचे हुए अमाउंट का मुझे जो है सिंकिंग फंड बनाना चाहिए। पूरे 6,50,000 का क्यों बनाए, ठीक है, तो फिर कितना हो जाएगा 6,25,000। अगर पुराना मशीन मुझे कुछ रिकवरी देगा तो उतने का मुझे प्रॉफिट से सेट असाइड नहीं करना पड़ेगा, तो 6,25,000 का मुझे फंड बनाना है। अब इसके बाद इस क्वेश्चन का ड्रॉ कैसे होना चाहिए, इसके बाद इस क्वेश्चन का ड्रॉ कुछ ऐसा होना चाहिए कि मुझे फ्यूचर में 6,25,000 चाहिए, है ना।
मुझे फ्यूचर में ही तो 6,25,000 चाहिए, उसके लिए मुझे आज कितना 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 करके डिपॉजिट करना चाहिए, ए है ना, ये पूछ रहा है मुझे कितना कितना डिपॉजिट करना चाहिए। अब ये जो डिपॉजिट है इसमें इंटरेस्ट रेट कितना होगा, 3.5% पर एनम, ये मुझे क्वेश्चन बता दिया। तो एन्युटी का कौन सा फॉर्मूला लगा है, फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू कितना हो जाएगा, ए 1+i होल टू द पावर n -1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, i, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू है 6,25,000, 1+i 3.5%, n कितना होगा, कितने साल के लिए बनाएंगे, 25, जितना साल मेरा मशीन चलेगा उतने साल ही सेट असाइड करते जाएंगे और 25 साल बाद रिप्लेस करना पड़ेगा। अब कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा कितना है, 3.5 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 -1 डिवाइडेड बाय 3.5%, कुछ इतना आ रहा है 38.94, तो a इक्वल टू ये वैल्यू डिवाइडेड बाय 38.94 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा तो इसको हम करेंगे मेमोरी प्लस, अच्छा 6,25,000 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल, डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल इक्वल 16,046, 16,046, देखते हैं कौन से ऑप्शन के साथ मैच होता है, बोलो यहाँ। लेकिन 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा तुम लोग को नियरेस्ट, क्योंकि यहाँ तो नन ऑफ दिस है नहीं कि दोगे, तो फिर इसी में से कुछ देना पड़ेगा, हाँ फिर सी देना पड़ेगा, ठीक है। हाँ भले ही यहाँ पर 4 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन मुझे जब कोई ऑप्शन में नन ऑफ दिस है नहीं तो मुझे क्या देना पड़ेगा, सी देना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाए, ये हो गया 13 का सी। अच्छा 14 का देखते हैं। अच्छा यहाँ पर बोला है राजा एज्ड 40 विशेस हिज वाइफ रानी टू हैव 40 lakhs एट हिज डेथ, ठीक है। तो राजा का एज अभी 40 साल है, लेकिन उनका ये विश है कि वो उनके वाइफ के लिए जो है 40 लाख रख के जाए, ठीक है, जब उनका डेथ होगा। इफ हिज एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ इज अनदर 30 years, अगर उनको ऐसा लगता है कि वो आगे और भी 30 साल जिंदा रहेंगे, एंड इट स्टार्ट्स मेकिंग इक्वल एनुअल इन्वेस्टमेंट, तो बोलो ये क्या चीज का क्वेश्चन, एनुअल, ठीक है। इक्वल एनुअल इन्वेस्टमेंट करेंगे, ऐसा इन्वेस्टमेंट करना है ताकि उनके डेथ के बाद जो उनकी वाइफ है रानी, उनको कितना मिल जाए, 40 लाख। तो इन्वेस्टमेंट कितने दिन का चलेगा, 30 years का, क्योंकि वो तो सोच रहे हैं ना कि आगे और 30 years उनका लाइफ रह सकता है। कमेंसिंग नाउ, अब बोलो ये एन्युटी का तो है, ठीक है। अब एन्युटी ड्यू है कि रेगुलर, कमेंसिंग नाउ बोला ड्यू, ठीक है, एन्युटी ड्यू है एट कितना 3% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, हाउ मच शुड ही इन्वेस्ट एनुअली, मतलब क्या निकालना है, ए, ठीक है। हम लोग को ए निकालना है कि कितना करके वो इन्वेस्ट करे ताकि उनका जो टारगेट है कि डेथ के टाइम पे 40 लाख बन जाए वो पूरा हो जाए, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन आया। अच्छा फ्यूचर में मुझे कितना चाहिए, मतलब इनको फ्यूचर में कितना चाहिए, 40 लाख, ठीक है। और उसके लिए ए कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। अब वो ये पूरा जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने दिन के लिए करने वाले हैं, 30 years के लिए, ठीक है। अब अगर हम लोग फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाते हैं तो हम पीछे लगाते हैं, देखो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला, फ्यूचर वैल्यू का क्या हो जाएगा, एन्युटी ड्यू का ऐसे होता है, देखो इसमें फॉर्मूला 1+i होल टू दी पावर n -1 डिवाइडेड बाई i इनटू क्या हो जाएगा 1+i, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर 40 लाख ए निकालना है, 1+i, i है मेरा 3% और यहाँ n कितना हो जाएगा 30 years, ठीक है। i 3% है तो हाँ। अच्छा अब यहाँ पर 3% और यहाँ पर हो जाएगा 1+3%। अच्छा अब चेक करते हैं ए कितना होगा, पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, 3 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, अब ये 30 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -1 डिवाइडेड बाई 3%, ठीक है। ये आ रहा है कुछ इतना,
47 पॉइंट और उसमें ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, एक बार लिख लेते हैं क्योंकि इसमें 3 अमाउंट है। तो A इंटू 47.5754 ये मैंने लिख लिया, इंटू ये वाला वैल्यू हो जाएगा 1.03 ये वाला, ठीक है, इंटू 1.03। तो ये कुछ इतना आ रहा है, ठीक है। तो A कैसे आ जाएगा, A आ जाएगा 40 लाख डिवाइडेड बाय ये वाला वैल्यू 49.0026, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इसको यहाँ मेमोरी में सेव करते हैं। 40 लाख डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल 87 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है। और ये हो गया इक्वल 45, ये आंसर आ रहा है मेरा 45,479। देखते हैं कोई ऑप्शन के साथ मैच हुआ फिर, नहीं हुआ। देखो 45 है ही नहीं, सब में क्या है 84 है, बताते हैं क्यों नहीं हुआ। इस क्वेश्चन में एक गलती है, ठीक है। अब मैंने पहले क्यों नहीं बोला, क्योंकि तुम लोगों ने सही बोला है कि कमेंसिंग नाउन मतलब एन्युटी ड्यू होगा, लेकिन ये क्वेश्चन एक्चुअली जो आंसर है, हम लोग का आंसर सही आया, ये आंसर एन्युटी ड्यू से नहीं बना है। एन्युटी किससे बना हुआ है, रेगुलर से। अभी करने से पता चलेगा। इस क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट हट जाना चाहिए, या तो ये पॉइंट हट जाना चाहिए, या तो फिर ऑप्शंस में दूसरे कोई ऑप्शंस आने चाहिए जो एन्युटी ड्यू के साथ मैच होता है। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा गलत है, तो इसको रेक्टिफाई हम और यहाँ नहीं कर रहे, मैंने बता दिया। देखो इससे क्या हुआ, तुम लोग को समझ में आया कि कमेंसिंग नाउन मतलब एन्युटी ड्यू होना चाहिए। हमारा आंसर सही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर हमें ऑप्शन के साथ मैचअप करना है तो वन ये वाला हटा देना है, ठीक है, इसीलिए मैंने लिखा। तो अब तुम लोग को अगर कैलकुलेट करना है तो तुम लोग ए कैसे निकालोगे, ए तुम लोग को ऐसे निकालना चाहिए 40 लाख। अगर हम लोग इसको एन्युटी ड्यू नहीं करते हैं तो ये 1.03 नहीं आएगा, बस इतने से डिवाइड हो जाएगा 47.5754। अब चेक करो, देखो अब जो आंसर है ना वहां पर जितने सारे ऑप्शन है उसमें से कोई ना कोई ऑप्शन से जरूर मैच होगा। 47.5754 चेक करो, देखो आया 84,077। देखते हैं कौन से आंसर के साथ जा रहा है। 84 MD डी, हाँ डी के साथ नियरेस्ट हो रहा है वो। देखो तुम लोग अगर पूरा डेटा लिख के माइनस डिवाइड करोगे तो मे बी और भी नियरेस्ट आंसर आ जाए। मैंने तो यहाँ पर देखो जो लिखा था 4 डेटा लेके किया है, तुम लोग पूरा डेटा लेके करोगे तो देखना आसपास आ जाएगा। देखो 48 तो नहीं होगा क्योंकि पीछे 77 है, ये 50 है, ये 49 है, तो सबसे नियरेस्ट आंसर कितना हो गया 84,080, यानी ऑप्शन डी होगा। तो हम लोगों ने सही किया है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को एक रेक्टिफाई होना चाहिए, या तो कमेंसिंग जो कमेंसिंग नाउ है ये पॉइंट हट जाना चाहिए, या फिर ये ऑप्शंस हट जाना चाहिए, ठीक है। बाकी हम लोगों ने सही किया, इसीलिए दोनों आंसर रहने दो। और लास्ट 15th नंबर, इसमें क्या बोला है देखो, अप्पू रिटायर्स एट 60 इयर्स रिसीविंग ए पेंशन ऑफ 14,400 ए ईयर, ठीक है। ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से समझो। अप्पू जो है वो 60 इयर्स में रिटायर होंगे, तब उन्हें पेंशन मिलेगा 14,400 ए ईयर पेड इन हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। मतलब कैसे मिलेगा बोलो पेंशन, मतलब 14,400 ए ईयर मतलब क्या हो गया, साल में 14,400। लेकिन वो लोग देंगे कैसे, मतलब कंपनी जहां भी वो काम कर रहे हैं वहां पर उनको पैसा कैसे मिलेगा, पेड कैसे, मतलब 14,400 नहीं मिलेगा, कितना करके मिलेगा, हाँ 7,200 करके मिलेगा 6 मंथ्स के गैप में फॉर रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, ठीक है। तो आफ्टर हिज लाइफ एक्सपेक्टेशन टू बी 13 ईयर्स। अच्छा, अब उनका लाइफ एक्सपेक्टेशन कितना है रिटायरमेंट के बाद 13 ईयर्स। तो अगर उनको पेंशन मिलना है ईयरली बेसिस पे तो 7200 करके 13 ईयर्स तक मिलेगा, ठीक है। एंड दैट इंटरेस्ट एट 4% पर एनम पेबल हाफ ईयरली, और उस पैसे को अगर कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो फिर इंटरेस्ट कितना मिलेगा 4% पर एनम पेबल हाफ ईयरली। व्हाट सिंगल सम इज इक्विवेलेंट टू हिज पेंशन, मतलब ये 13 इयर्स तक जो इनको पेंशन ऐसे मिल रहा है 7,200 इसके जगह इनको अगर आज ही पूरा पेंशन का वैल्यू दे देना है तो कंपनी को कितना देना पड़ेगा। मतलब कम ये बोल रहे हैं कि मुझे ये जो 7,200 करके दोगे 13 इयर्स, ये मत दो, मुझे इसी का इक्विवेलेंट, इसी के बराबर एकदम एग्जैक्ट, कम बेसी नहीं करना है, वही वाला वैल्यू मुझे आज दे दो। तो मुझे कैसे कैलकुलेट करना, पहले बात तो ये सोचो कि ये एन्युटी है कि कंपाउंड इंटरेस्ट। एन्युटी है क्योंकि जो देने वाला है वो कैसे दे रहा है कंपनी, या फिर जो रिसीव हो रहा है उसको कैसे होने वाला है 7,207। मतलब मुझे एन्युटी का क्या निकालना है,
प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि आज बोल रहा है ना मुझे, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इनका भी एज कितना है 60, तभी तो ये रिटायर हो रहे हैं, इनका एज अभी 60 है, लेकिन इनको 13 इयर्स तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इयर्स तक इनको कैसे पेंशन देने का बात हुआ है, साल में 2 बार 7,200 7,200 अगेन 7,200 7,200 ऐसे करके मिलता जाएगा 13 इयर्स तक। अब इन्होंने क्या बोला कंपनी को कि ऐसे करके मुझे मत दो, मतलब ये देखो मुझे साल में 14,400, देखो 14,400 ऐसे करके नहीं देके, इसको ऐसे पेमेंट नहीं करके मुझे आज ही इस पूरे अमाउंट का जो मुझे 13 इयर्स तक देने वाले हो उसका वैल्यू मुझे आज ही पे कर दो बराबर करके, तो फिर मुझे क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, देखो क्या लिखा है, लिखा है कि ये देखो अप्पू रिटायर्स एट 60 इयर्स रिसीविंग ए पेंशन ऑफ 14,400, रिसीविंग मतलब क्या, मिलता जाएगा ए ईयर पेड इन हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट फॉर रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, जो कि उनका 13 इयर्स है, एंड इंटरेस्ट रेट इस पे कितना मिल रहा है 4% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब उस पैसे को अगर वो कहीं इन्वेस्ट कर देते तो व्हाट सिंगल सम इज इक्विवेलेंट टू हिज पेंशन, उनके पेंशन का एक सिंगल सम बताओ जो कि उनके पेंशन से इक्विवेलेंट होगा, मतलब आज हम कितना पैसा देने से वो 13 साल तक 7,200 के बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालना है एन्युटी का, तो ए बाई आई यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई होल टू दी पावर। ठीक है, अच्छा अब ए कितना है बोलो 7,200, आई कितना है 4% पेबल हाफ ईयर दिया है इंटरेस्ट रेट, तो आई कितना होगा 2%। ठीक है, तो आई हो जाएगा 4% डिवाइडेड बाई 2, यानी 2% करके हमें इंटरेस्ट मिलेगा। अब ये इंटरेस्ट क्यों कैलकुलेट करें, क्योंकि इस पैसे का प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हमें कोई इंटरेस्ट तो चाहिए जिसको हम लोग डिस्काउंट करेंगे, तो 1 प्लस 2%, एन कितना हो जाएगा बोलो, हाँ एन हो जाएगा 26, 13 इयर्स, ये देखो एन इक्वल टू टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, तो टी हो जाएगा 13 इयर्स, 2 बार करके मिलेगा यानी 26। अच्छा अब चेक करके देखते हैं यहाँ तक कितना आएगा, 2 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, 26 टाइम्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, मेमोरी हटाएंगे, मेमोरी प्लस करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल करेंगे, इतना आ गया -1 प्लस माइनस इंटू 7200 डिवाइडेड बाई 2%, 1,44,871। ठीक है, 1,44,871, बोलो कौन सा नियरेस्ट आंसर है, क्योंकि ऑप्शन तो यहाँ पर 4 दिया हुआ है, कौन सा नियरेस्ट है, क्योंकि नन ऑफ दिस तो कुछ है नहीं, तो देखो 45 वाला तो हटाओ। ठीक है, 44 3 देखो ये 900 800 700 हमारा है 871, तो 700 हटाओ। ठीक है, 800 900 बोलो कौन सा होगा, बी, क्योंकि देखो 800 जो है वो लेस देन है। ठीक है, तो मेरा नियरेस्ट 871 हो गया ना, हम नीचे की तरफ आंसर नहीं दे सकते, हम हायर वैल्यू पे दे सकते हैं, लेकिन अगर मुझे 871 मिलेगा तो हम ये तो नहीं बोलेंगे मुझे 800 रुपए मिल रहा है, हम अप्रोक्सीमेटली 900 हम लोग बोल सकते हैं, इतना गैप में आंसर होता नहीं। अब मेरे पास तो नन ऑफ दिस का ऑप्शन है नहीं, तो मुझे फिर कौन सा ऑप्शन देना पड़ेगा, बी ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखो 7,200 करके मुझे कितना बार मिलेगा, 26 टाइम्स मिलेगा ना, एक बार देखते हैं इसका कितना वैल्यू होता है। देखो 1,87,200, ठीक है, मतलब 13 ईयर्स में मुझे कितना मिलेगा 1,87,200, जिसका आज का वैल्यू कितना है 1,44,871। क्यों, क्योंकि पैसे का वैल्यू कम होते जाता है। ठीक है, तो कितना करके कम हो रहा है, मार्केट में रेट कितना बताया है 4% पर एनम। ठीक है, उसी का तो हम लोगों ने यहाँ पर इंटरेस्ट रेट लगाया। तो एक्चुअली अगर मुझे 13 ईयर्स बाद ये मिलेगा, तो आज अगर मुझे कोई ये दे देता है तो दोनों बार इक्वल है। ठीक है, दोनों चीज ही इक्वल है, 13 इयर्स बाद ये मिलना और ये मिलना इक्वल है, अगर इंटरेस्ट रेट कौन सा चल रहा है मार्केट में 4% पर एनम पेबल हाफ ईयरली, तब जाके ये होगा। ठीक है, तो ये सभी थोड़ा स्पेशल है क्वेश्चन जो भी हम लोगों ने आज किया। ठीक है, नॉर्मल मतलब एकदम जो है
सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछा है, अलग अलग कंसेप्ट के साथ पूछा है। जैसे ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छा था, 5th नंबर वाला। अभी लास्ट वाला जो किया वो भी अलग था, ठीक है, और मशीन्स वाला क्वेश्चन भी अलग है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर एप्लीकेशन, ठीक है। देखो, एप्लीकेशन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। देखो, एप्लीकेशन ऑफ टीवीएम। टीवीएम का मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। तो एप्लीकेशन में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, देखो इस ये सबसे क्वेश्चन काफी कम आता है, फिर भी थोड़ा बहुत हम लोग सीख लेंगे, है तो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक एक करके सभी में क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं, सारे पॉइंट पे। बॉन्ड का वैल्यूएशन, ये सब इंटरेस्टिंग है, ठीक है। बॉन्ड का वैल्यूएशन, परपिचुइटी, ग्रोइंग परपिचुइटी, और CAGR लिख के रखो, सारा बता देंगे। रियल रेट ऑफ रिटर्न, रियल रेट ऑफ रिटर्न, सभी पे एक एक क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं। और एनपीवी, एनपीवी का मतलब होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। अभी एक ही क्वेश्चन करवाएंगे इस पे, ठीक है। तो इस पे अभी हम लोग लीज वाला, ये जो पहला पॉइंट है लीज, इस पे एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अच्छा, लीज जो होता है, लीज में दो पार्टी इन्वॉल्व होता है, एक का नाम है लेसर, एक का नाम है लेसी, ठीक है। ये देखो, लीजिंग, लीजिंग का दो पार्टी होता है, एक को बोलते हैं लेसर और एक को बोलते हैं लेसी। लेसर मतलब कौन, जिसका एसेट है, ओनर ऑफ द एसेट। और जो लेसी है, जो लेसी है उसको हम लोग बोलते हैं यूजर ऑफ द एसेट, यूजर ऑफ द एसेट। तो देखो, लीज में बहुत सारी चीज दिए जा सकते हैं, लेकिन तुम लोग के यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसा आएगा कि किसी के पास बहुत पैसा है, ठीक है, उसने बहुत महंगा महंगा मशीन खरीद के रख लिया। अब उसके पास दो ऑप्शन है, वो मशीन को खरीद के बेच भी सकता है, ठीक है, या फिर किसी को रेंट पे दे सकता है। जैसे किसी के पास बहुत पैसा है, उसने 8-10 फ्लैट खरीद के रख लिया, अब उस फ्लैट को खरीद के वो रीसेल भी कर सकता है, या फिर क्या कर सकता है, उसको रेंट पे भी दे सकता है। किसी के पास बहुत पैसा है, उसने बहुत सारा जमीन खरीद लिया, ठीक है, अब जमीन खरीद के उसका वैल्यू जब बढ़ेगा उसको बेच भी सकता है, या फिर किसी को लीज में दे दिया, भाई तुम इस पे जो है खेती बाड़ी करो, ठीक है, वो भी हो सकता है। तो यहाँ पर ओनर ऑफ द एसेट और यूजर ऑफ द एसेट, हम लोग को आइडेंटिफाई क्या करना है कि अगर कोई अपना एसेट को बेचे तो वो उसके लिए ज्यादा बेनिफिट है, या रेंट पे लगाए तो उसके लिए ज्यादा बेनिफिट है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है, वो हमें कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, ठीक है। रेंट पे लगाने से हो सकता है, देखो कि हमेशा वैसा नहीं होता, हमें टाइम वैल्यू मनी से चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और यूजर ऑफ द एसेट जो है, यूजर ऑफ द एसेट जो है, उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जो यूज कर रहा है वो, उसको क्या करना चाहिए, मतलब मुझे एक घर भाड़े पे लेके उसमें रहना चाहिए, या फिर मुझे खुद का घर खरीद लेना चाहिए, ठीक है, कौन सा बेनिफिट है, ठीक है। तो देखो, डिपेंड करता है हम लोग कहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है, वहां का हमारा फाइनेंशियल कंडीशन क्या है और उस जगह का रेंट क्या है। जैसे अगर मतलब सिटी में देखोगे तो सिटी में रेंट इतना ज्यादा है, ठीक है, तो उस हिसाब से मतलब अगर कोई घर लेने जाए तो उसका जो लोन हो जाता है तो वो लगभग डबल हो जाता है, घर के पैसे से डबल हो जाता है लोन का अमाउंट रीपे करते करते, ठीक है। तो उस बेसिस पे देखा जाए तो भाड़े पे रहना ज्यादा अच्छा है, लेकिन उसमें एक हैरेसमेंट है, मतलब फैमिली लेके रहना हैरेसमेंट है ना, बार बार अगर हमें चेंज करने बोले तो फिर वो तो प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, देखो हम लोग पढ़ेंगे लीजिंग। लीजिंग का मतलब यहाँ पर एसेट ऑन रेंट, बेसिकली लीजिंग का मतलब एसेट ऑन रेंट, ठीक है। रेंट पे अगर हम लोग कोई भी एसेट दे रहे हैं, चाहे
वो अपना मतलब फ्लैट रेंट पे देना हो या जो भी हो, लेकिन तुम लोग को यहाँ पर मैक्सिमम मशीन्स का क्वेश्चन देगा, ठीक है। अब देखो लेसर का क्या ध्यान रहता है, लेसर का रहता है वो ये सोचता है कि हम एसेट को सेल कर दें या फिर उसको लीज आउट कर दे। लीज आउट का मतलब रेंट दे देना, ठीक है, विच इज मोर बेनिफिशियल, वो अपना सोचता है, विच इज मोर बेनिफिशियल, वो अपना सोचेगा, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में अगर बोलेगा लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालो, तो लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सोचना पड़ेगा, लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा तो उनके हिसाब से सोचना पड़ेगा। लेसी क्या सोचता है कि एसेट खरीद ले या फिर लीज पे ले ले, जैसे घर खरीद ले कि भाड़े पे रहे, ठीक है, वो सोचता है ये, उसके लिए जो मोर बेनिफिशियल होगा वो हमें देखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इस बेसिस पे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, इतना कुछ बोला है तो एक क्वेश्चन करवाते हैं तो तुम लोग को भी समझ में आए। देखो ये वाला बोल रहा है एबीसी लिमिटेड वांट्स टू लीज आउट एन एसेट कॉस्टिंग 3,60,000, मतलब एबीसी लिमिटेड लीज आउट करने का मतलब क्या हो गया, रेंट पे देना चाहता है एक एसेट को जिसका कॉस्ट कितना है 3,60,000 फॉर 5 years पीरियड। अब लीज कैसे होता है ना, जैसे देखो कॉमर्शियल जो एग्रीमेंट होता है ना रेंट का, कॉमर्शियल मतलब क्या, जैसे ये कॉमर्शियल है, ठीक है, मतलब अगर घर पे रहना अलग चीज होता है, डोमेस्टिक पर्पस पे रहना, ठीक है, और एक होता है दुकान चलाना या सर्विस देना, तो ये सब करने से 3 साल का मिनिमम एग्रीमेंट करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर जो घर पे रेसिडेंशियल रेंट होता है ना उसका एग्रीमेंट 11 months का होता है, ठीक है। और जो कॉमर्शियल होता है उसका मिनिमम 3 years का होता है। अगर बड़ा बड़ा कंपनी है तो वो लोग तो सालों साल का कर लेता है एक ही बार में कि हाँ इतने साल बाद इतना बढ़ेगा इतना बढ़ेगा, इस हिसाब से। तो यहाँ पर देखो इन्होंने कितने साल का एग्रीमेंट किया है, मतलब इनको अगर रेंट देना है तो कितने साल के लिए देना है, 5 साल के लिए। इट हैज फिक्स्ड रेंटल ऑफ 1,05,000 पर एनम पेबल एनुअली स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। बोल रहा है कि अगर ये रेंट पे लगा देते हैं अपने मशीन को, अपने एसेट को, तो रेंट कितना करके मिलेगा 1,05,000 पर एनम, लगातार 5 साल तक वही 1,05,000 1,05,000 1,05,000 करके मिलेगा। लेकिन कब से मिलेगा, बोल रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, मतलब जिस साल मैंने लोन मतलब लीज आउट कर दिया, रेंट दे दिया, रेंट कब मिल रहा है, ईयर के एंड में। कितना करके मिलेगा 1,05,000, हर साल 1,05,000 करके मिलेगा लगातार 5 साल तक। तो पहले ये वाला देखो, यहाँ पर ये चीज ऐसे बन रहा है, ठीक है, ये देखो इसका ड्रॉ अगर हम कर लेते हैं तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पर लिख लेते हैं Y1 Y2 Y3 Y4 Y5, यहाँ पर लिख दिया मैंने Y0, मतलब ये स्टार्टिंग है, यहां से लेके जब यहाँ पर एंड आएगा तो कितना मिलेगा 1,05,000। ये पूरा साल जब खत्म हो जाएगा फिर से कितना मिलेगा 1,05,000। ये पूरा साल जब खत्म हो जाएगा 1,05,000। ये पूरा साल जब खत्म हो जाएगा 1,05,000। ये पूरा साल जब खत्म हो जाएगा 1,05,000 मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, बोल रहा है सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 14% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली ऑन विच मनी कैन बी इन्वेस्टेड बाय द कंपनी। अब ये जो रेंट का पैसा मिल रहा है इस पैसे को ये लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं आराम से, कितना करके 14% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, मतलब कितना करके मिलेगा 14% करके ही मिलेगा, और पूरे ईयर में एक एक बार करके ही मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बोल रहा है कि डिसीजन क्या देना है, देखते हैं किसके साइड से हमें डिसीजन देना है। बोल रहा है कि इज दिस एग्रीमेंट फेवरेबल टू द कंपनी, मतलब कंपनी ने ही तो रेंट पे दिया है, जिसको लीज बोलते हैं यहाँ पर, लीज आउट, ठीक है, लीज आउट रेंट आउट एक ही बात है, लेकिन यहाँ पर लैंग्वेज लीज यूज होता है बिकॉज ये कॉमर्शियल एग्रीमेंट है, बहुत टाइम पीरियड के लिए होता है, इसको हम लोग लीजिंग बोलते हैं। ये देखो ना, लीजिंग जो है एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट है अंडर विच ओनर ऑफ द एसेट allows the user of the asset to use the asset for a definite period of time, ठीक है, जिसको लीज पीरियड बोलते हैं, पेबल ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। लीज एक्चुअली जो है 99 years तक का भी हो सकता है, ठीक है, मैक्स टू मैक्स। तो यहाँ पर अगर 1,05,000 करके मिलेगा तो इसके लिए रेंट पे लगा देना सही है या फिर ये ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, पहले बोलो कैसे पता करोगे कि ये ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर रेंट पे लगा देने से इनका क्या रिकवर हो जाना चाहिए, इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया है इस एसेट को खरीदने के लिए 3,60,000। अब 5 साल में अगर इन्हें कम से कम 3,60,000 मिल जाए तो इनके लिए क्या है, रेंट पे लगाना ठीक है।
सोच के देखो, इन्होंने सोचा है 5 साल का, तो इनको 5 साल में कितना मिलना चाहिए? कम से कम इनका 3,60,000 रिकवर हो जाए या उससे ज्यादा रिकवर हो जाए, तभी तो उनके लिए बेनिफिट होगा, अदरवाइज तो फिर बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग कैसे करके निकालेंगे? तो मुझे ये निकालना है कि मुझे 1,05,000 जो मिल रहा है उसका आज का वैल्यू कितना है। ठीक है, उसका आज का वैल्यू जो है वही वाला मेरा उसके एसेट का जो कॉस्ट है उसके साथ कंपेरेबल होगा, क्योंकि एसेट का कॉस्ट, एसेट तो मैंने आज खरीदा है, मैंने एसेट को कब खरीदा है? आज खरीदा है। ठीक है, एसेट को जो खरीदा है उसके साथ मुझे क्या करना पड़ेगा? ये सारी चीजों का मुझे क्या निकालना पड़ेगा? प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, ये सबका प्रेजेंट वैल्यू निकालने से मुझे ये पता चल जाएगा कि 5 साल तक मुझे जो पैसा मिलने वाला है उसका आज का वैल्यू क्या है। आज मैंने कितना इन्वेस्ट किया? 3,60,000, वो वैल्यू और ये वैल्यू। वैसे तो देखोगे तो 1,05,000 करके रेंट मिल रहा है। ठीक है, अब इसको 5 साल तक रिसीव कर रहे हो तो कितना हो गया? 5,25,000। तो तुम लोग बोलोगे 3,60,000 का एसेट है, मुझे तो 5,25,000 मिल रहा है, बहुत अच्छा बात है, बोलोगे कि नहीं? काफी ज्यादा मिल रहा है तो हम क्यों ना रेंट पे लगाए। लेकिन एक चीज सोचो, आज 1 साल बाद 1,05,000 मिलना, 2 साल बाद 1,05,000, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, क्या एक बात है? नहीं, मुझे आज भी 1,05,000 मिलेगा, 5 साल बाद भी 1,05,000 मिलेगा, तो ये तो मेरे लिए जो है मतलब इक्विवेलेंट तो हुआ नहीं। तो मुझे कंपेयर करने के लिए दोनों चीज को क्या करना पड़ेगा? कंपेयर तो इक्विवेलेंट करके ही होता है, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? ये सबका प्रेजेंट वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे? ये एन्युटी है कि नहीं? एक ही अमाउंट मिलते जा रहा है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालो। ईयर के एंड में मिल रहा है तो कैसा एन्युटी है? रेगुलर। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1,05,000 और यहाँ पर 14% और 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 14% डिवाइडेड बाई 5 ईयर्स। ठीक है, अब देख लो कितना आ रहा है। 14 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इंटू 2 3 4 5 मेमोरी प्लस 1 डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल माइनस 1 प्लस माइनस कर दिया मैंने इंटू 1,05,000 डिवाइडेड बाई 14%। 3 लाख, देखो प्रेजेंट वैल्यू हो गया 3,60,473। ठीक है, पॉइंट वाला नहीं लिख रहे, लिखना चाहो तो 0.50 लिख दो। इसका मतलब ये हो गया मुझे 5 साल तक जो पैसा मिलेगा उसका आज के डेट का वैल्यू कितना आया Y0 में। ठीक है, ये पैसा मुझे मिलेगा बेसिकली, लेकिन ये इस हिसाब से मिलेगा, लेकिन इसका प्रेजेंट वैल्यू मैंने निकाल लिया। ये जो रेंट रिसीव हो रहा है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने 5 लाख समथिंग दिखाया, तो वो तो नहीं हो सकता है, क्योंकि वो तो हम लोग टाइम वैल्यू मनी उस पर अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो 3,60,473.50 एक्चुअली मुझे 5 साल में जो मिलेगा उसका आज का वैल्यू इतना है। और इस मशीन को खरीदने में इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया है? तो क्या ये इनके लिए फायदा है कि लॉस है? फायदा है। कितना फायदा है बोलो? 473, क्योंकि उनका अर्निंग कितना हो गया 5 साल में? उन्होंने अपने एसेट का कॉस्ट तो निकाल ही दिया भाड़े पे लगा के, ऊपर से 473.50 का भी अर्निंग कर लिया। तो हमें इस तरीके से कैलकुलेट करना है। डायरेक्ट इस पे अगर 5 मल्टीप्लाई करोगे वो तो हमेशा ही ज्यादा दिखेगा, लेकिन उस पैसे का वैल्यू थोड़ी ना एक जैसा होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे लीज इज बेटर फॉर लेस। तो अच्छा है, क्योंकि उसने अपना निकाल तो लिया, कॉस्ट भी निकाल लिया और ऊपर से अर्निंग भी थोड़ा बहुत कर ही लिया। ठीक है, तो तुम लोग को ऑप्शन में ऐसे देगा कि बेटर है कि नहीं है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो वैसे लिख दोगे। कोई अमाउंट देगा तो वैसे लिख दोगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पर जैसे लिखा है कि विच इज ग्रेटर देन द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द एसेट, ये जो निकल के आया ये इनिशियल कॉस्ट ऑफ द एसेट से ज्यादा है, तो इसका मतलब रेंट से मेरा रिकवरी हो गया, मतलब 3,60,000 का रिकवरी, तो इसीलिए लीजिंग इज फेवरेबल टू द लेसर। तो फिर क्या होना चाहिए? लीज पे दे देना चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया। इसके बाद ऐसा ही क्वेश्चन है, तुम लोग 37 वाला खुद घर पे ट्राई करके देख सकते हो। आज हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है फिर, बाय मैम।